once again very warm welcome to our channel. This is Barkha ma'am, your aptech guru. So my dear class 11th students जो बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि मैम क्लास 11th आईपी का आप यूनिट 3 का एसक्यूएल वाला पार्ट कब लेकर आने वाले हो, तो लो जी हाजिर है आपकी बरखा मैम एक बार फिर से क्लास 11th आईपी इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस बुक कोड 065 स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज के साथ। जी हाँ, यूनिट नंबर 3 में हमने पार्ट 1 डिस्कस कर लिया था जिसमें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में बहुत बेसिक बहुत इनिशियल लेवल से समझा था। अब अगर डीबीएमएस से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो वो क्लियर हो गया होगा। अगर पार्ट 1 का वीडियो देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके एक्सेस कर सकते हो, क्योंकि आज के इस सेशन में हम एसक्यूएल मींस की पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे और कंप्लीट एसक्यूएल समझेंगे और इसी के साथ में इस यूनिट को यहां पर दी एंड करेंगे। अब एसक्यूएल जिसमें बहुत डाउट होता है मैम, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज में बहुत सारी कमांड्स है जो समझ ही नहीं आती, सिर के ऊपर से निकल जाती है, जब भी कोड करने जाते हो तो एरर आ जाती है। तो आज के इस सेशन के बाद एक अलग ही कॉन्फिडेंस लेवल के साथ में आप जाओगे, क्योंकि आपको सारी चीजें, सारे कॉन्सेप्ट, सारी कमांड्स अच्छे से क्लियर होने वाली है। तो स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर बने रहना चैनल में, और इसी के साथ अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर लो। व्हाट इज योर वेटिंग फॉर, क्योंकि आगे बहुत सारे अमेजिंग सेशंस हैं जो आपका इंतजार कर रहे हैं। तो इसी अच्छी बात से शुरुआत करते हैं एक बार फिर से क्लास 11th आईपी के एसक्यूएल वाले पार्ट को, जो कि अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो करते हैं श्री गणेश आज के धमाकेदार सेशन का। देखो अब यहाँ पर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ओके, दैट इज एसक्यूएल। ये होता क्या है, सबसे पहले तो ये समझिए किस चिड़िया का नाम है मैम, कुछ समझ नहीं आता है। देखो डेटाबेस की जब बात की जाती है ना, जब डेटा सब जगह से जनरेट हो रहा होता है, जैसे मैं आपकी बात करूं तो आपका पर्सनल डेटा, आपका नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, फादर्स नेम, मदर्स नेम, मार्क्स, यूआईडी, पैन कार्ड, एवरीथिंग, जो भी चीजें आपकी सब है वो सब आपका डेटा है। ऐसे दुनिया में बहुत सारा डेटा है, हम डेटा से ही घिरे हुए हैं। तो जब आप इस डेटा को डेटाबेस में अरेंज करते हो, मतलब कि जब आप इस डेटाबेस को कैसे अरेंज करते हो, जब आप इस डेटाबेस को इस तरीके से टैबुलर फॉर्मेट में अरेंज करते हो, तो इसके लिए हमें क्रिएट करना होता है डेटाबेसेस, टेबल्स, ठीक है, जिसके लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, लाइक एमएस एक्सेस बेसिक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। अब एमएस एक्सेस के बाद एक्सेल, उससे भी बेसिक सॉफ्टवेयर है। एक्सेल का नाम, कैल्क का नाम सभी ने सुना होगा। ऐसे स्प्रेडशीट दिखती है जहां पे आप रो कॉलम में डेटा वैल्यूज को स्टोर कर सकते हो, एक स्ट्रक्चर्ड वे में हम इसको अरेंज कर सकते हैं। लेकिन वही जब बात आती है ना डेटाबेस में से डेटा वैल्यूज को निकालने की, कि आपको यदि डेटा को फिल्टर करके निकालना है, या आपको कोई क्वेरी के अकॉर्डिंग, आपकी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस डेटाबेस से, टेबल से वैल्यूज को एक्सेस करना है, तो क्या करेंगे? तो डेटाबेस की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज जिसका नाम है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, इसका यूज करते हैं। जैसे सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, आपने बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के नाम सुने होंगे। बेटा उसमें ही एक एसक्यूएल लैंग्वेज भी है जो सिर्फ और सिर्फ डेटाबेस के लिए बनाई गई है। तो डेटाबेस लैंग्वेज की जब भी बात आती है तो एसक्यूएल का नाम सबसे टॉप पर आता है, ठीक है। तो एसक्यूएल लैंग्वेज इज यूज्ड टू मैनेज डेटा स्टोर्ड इन आरडीबीएमएस। अब डीबीएमएस का एक पार्ट होता है आरडीबीएमएस, जिसे रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। In comprises of data definition language and data manipulation language, where DDL is a language which is used to define structure and constraints, and DML is used to insert, modify and delete data in database. अब ये DDL DML क्या है मैम, ये समझ नहीं आ रहा है तो सुनो। DDL DML बेसिकली बात करूं तो ये SQL स्टेटमेंट्स के टाइप्स हैं। क्या है? SQL स्टेटमेंट्स के टाइप्स हैं। मतलब हम जब बात कर रहे हैं SQL लैंग्वेज की, तो SQL लैंग्वेज में आप क्या करते हो, डेटाबेस को डिजाइन करते हो। तो डेटाबेस को डिजाइन करने से लेकर डेटाबेस में मैनिपुलेशन करने तक SQL में कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं। जैसे पहला SQL का स्टेटमेंट होता है DDL, जिसका फुल फॉर्म है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। क्या है? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। अब ये जो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज है, बेसिकली इसमें वो सारी कमांड्स आती हैं जो कि डेटाबेस को डिजाइन करने से रिलेटेड रहती हैं, डेटाबेस के स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करने से रिलेटेड रहती है, स्ट्रक्चर डिसाइड करने से रिलेटेड होती है, वो डीडीएल में आती है। जैसे क्रिएट कमांड हो गया, ऑल्टर कमांड हो गया, क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप, ये सब डीडीएल स्टेटमेंट्स में आती है। जहां आप टेबल बनाते हो, टेबल का स्ट्रक्चर बदलते हो, नया कॉलम ऐड करते हो, कॉलम डिलीट कर देते हो, टेबल का नाम बदलते हो, टेबल में एक्चुअली टेबल के स्ट्रक्चर में बदलाव करते हो। और वहीं जब मैं बात करूं टेबल के अंदर जो आप डेटा वैल्यूज देते हो, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि आपको एक टेबल डिजाइन करनी है, आपकी क्लास में टोटल 40 स्टूडेंट्स हैं, तो 40 स्टूडेंट्स के लिए एक टेबल बनाओ। तो आपने क्या किया, बढ़िया रो और कॉलम बना लिए 40 स्टूडेंट्स के लिए, और अपने ऊपर रोल नंबर, नेम, क्लास और फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, ऐसे कॉलम्स डिजाइन कर लिए। अभी आपने सिर्फ इस डेटाबेस को, इस टेबल को डिजाइन किया है। सो वो सारे स्टेटमेंट जो डिजाइनिंग से रिलेटेड होते हैं वो सब डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में आते हैं। जिसमें मैं बात कर रही हूँ किसकी, जिसमें मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर क्रिएट, है ना, और वहीं आपका ड्रॉप, ऑल्टर, ये कुछ कमांड्स आ जाती हैं। और जब मैं कहूंगी कि अब आप उस टेबल में जो आपने टेबल बनाई है उसमें 40 बच्चों की एंट्रीज करना स्टार्ट कर दो, तो
तो आप 1 नंबर डाल के रोल नंबर, नेम, सारी चीजें लिखना शुरू कर देते हो। पहला स्टूडेंट राहुल शर्मा, दूसरे की एंट्री करते हो, तीसरे की एंट्री करते हो, ऐसे आप 40 रिकॉर्ड्स को, 40 वैल्यूज को, 40 स्टूडेंट्स की डिटेल को एंटर कर देते हो। तो वो रिकॉर्ड्स, वो जो इंसर्शन आपने किया हुआ है टेबल में वैल्यूज का, वो डीएमएल कहलाता है। तो इसको कहते हैं हम क्या, इसको कहते हैं हम डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। इसको क्या कहते हैं हम, डेटा मैनिपुलेशन, जो कि टेबल में रिकॉर्ड्स को एंटर करने के लिए यूज किया जाता है, जिसमें आपका इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, है ना। अब ये सारी कमांड्स आती हैं। इंसर्ट मतलब आप रिकॉर्ड को इंसर्ट करोगे, अपडेट किसी बच्चे का फोन नंबर बदलना है, नाम बदलना है, नया रो ऐड करना है, तो वो सब आपका अपडेट में आ जाएगा। ठीक है, डिलीट, कोई रो डिलीट करना है, कोई बच्चा स्कूल से छोड़ चुका है तो उसका रो डिलीट कर देना, उसका रिकॉर्ड डिलीट कर देना है, तो अपडेट, डिलीट, इंसर्ट, वो सभी डीएमएल में आते हैं। तो अब यहाँ जो ये डीडीएल और डीएमएल लिखा है, इसकी कहानी अच्छे से समझ में आ गई कि डीडीएल मींस डेटा को डिफाइन करने के लिए, टेबल को डिफाइन करने के लिए यूज होने वाला स्टेटमेंट, और डीएमएल क्या होता है, टेबल में मॉडिफाई, इंसर्ट, डिलीट करने के लिए यूज होने वाला स्टेटमेंट। ये एसक्यूएल स्टेटमेंट के अंदर ही आता है। These commands used to perform all the operations in order to study SQL commands and create, insert, update, delete, modify, ये सभी SQL commands होती हैं। और डरना मत बिल्कुल, बरखा मैम आपके साथ है, आपको ये सारी चीजें बहुत क्रिस्टल क्लियर और बहुत इजीएस्ट वे में समझा दूंगी, कभी नहीं भूलोगे लाइफ में, ये मेरी गारंटी है। So SQL uses the terms tables, row and column for relational model, terms and attribute। यहाँ पे हम क्या करते हैं, रिलेशनल मॉडल का यूज करते हैं, मतलब यहाँ हम एक टेबुलर फॉर्मेट में डेटाबेस में वैल्यूज को डिजाइन कर रहे होते हैं टेबल्स के फॉर्मेट। आप सबसे पहले समझते हैं पहली इंपॉर्टेंट कमांड, जिसका नाम है क्रिएट टेबल कमांड। बहुत ध्यान से समझना, कौन सी कमांड की बात कर रही हूं मैं यहाँ पर, क्रिएट टेबल कमांड की। अब ये क्रिएट टेबल कमांड किस लिए यूज की जाती है, टेबल्स को क्रिएट करने के लिए। इफ यू वांट टू क्रिएट अ न्यू टेबल और अ रिलेशन इन डेटाबेस, देन वी यूज दिस क्रिएट टेबल कमांड। कैसे यूज करोगे, इसका सिंटेक्स समझो। क्रिएट टेबल पूरा लिखना है, जो टेबल क्रिएट करने वाले हो, स्टूडेंट टेबल क्रिएट करने वाले हो, एम्प्लॉय, कस्टमर, जो टेबल क्रिएट करना है उस टेबल का नाम लिखोगे, और फिर यहाँ पे पैरेंथेसिस स्टार्ट करोगे। इस पैरेंथेसिस में आप जो कॉलम्स क्रिएट करोगे, सपोज स्टूडेंट टेबल बना रहे हो, तो रोल नंबर कॉलम का नाम, पहला कॉलम रोल नंबर है। अब रोल नंबर में कैसी वैल्यूज आएंगी, रोल नंबर में नंबर टाइप की वैल्यूज होगी, कैरेक्टर टाइप की वैल्यूज होगी, कैसी वैल्यूज होगी, वो वैल्यूज लिखोगे। क्या इस पे कोई कंस्ट्रेंट आप अप्लाई करना चाहते हो कि रोल नंबर के जो वैल्यूज है वो सिर्फ सपोज आपके स्कूल में, आपकी क्लास में 40 बच्चे हैं, तो भाई 40 तक ही रोल नंबर हो, उससे ज्यादा के नहीं हो, तो आप ऐसे कुछ कंस्ट्रेंट अप्लाई कर सकते हो। तो कोई भी इनवैलिड वैल्यूज आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, यहाँ 40 के अंदर ही आप वैल्यूज को अप्लाई कर पाओगे, ये कंस्ट्रेंट बताते हैं। एंड दिस इज ऑप्शनल, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में कंस्ट्रेंट लिखा है ये ऑप्शनल है ना। आपको ये दो चीजें तो लिखना कंपलसरी है, कॉलम का नाम और उसकी वैल्यूज का नाम, ठीक है, मतलब डेटा वैल्यूज जो एक्सेप्ट करेगा। आप सपोज नेम वाला कॉलम लिया, तो कॉलम नंबर 2 कॉमा से सेपरेट करोगे हर एक कॉलम को, और नेम वाला कॉलम कैरेक्टर वैल्यू लेगा, तो डेटा टाइप हमने कैरेक्टर दे दिया। फिर तीसरा कॉलम सेट किया, ऐसे मल्टीपल कॉलम्स को आप यहाँ पे सेट कर सकते हो, और फिर इस पैरेंथेसिस को जो यहाँ स्टार्ट की थी उसको क्लोज करके लगा देना है सेमीकोलन। ठीक है, हर क्वेरी सेमीकोलन से एंड होती है, इस चीज का ध्यान रखना, ये आपसे एमसीक्यूज वगैरह में पूछते हैं। सो दिस इज व्हाट, दिस इज अबाउट क्रिएट टेबल स्टेटमेंट। क्रिएट टेबल जो कमांड है ये उसका क्या है, ये उसका सिंटेक्स है, इसी के बेसिस पे अब हम टेबल क्रिएट करेंगे, है ना। फॉर एग्जांपल एक सिंपल सा एग्जांपल बता देती हूँ, जैसे आपको स्टूडेंट टेबल बनानी है, तो क्रिएट टेबल भी आपको लिखना है, क्रिएट टेबल और भाई टेबल का नाम। तो जहां आपने देखा कि यहाँ टेबल का नाम लिखा हुआ है, इस टेबल के नाम की जगह आपने अपने स्कूल के जो भी टेबल आपको बनानी है वो टेबल का नाम लिख दिया, पैरेंथेसिस से स्टार्ट किया। अब क्या करना है आपको, कॉलम का नाम, सपोज आपने रोल नंबर वाला कॉलम बना दिया आरएन नाम से, और इसमें आप नंबर टाइप की वैल्यू दोगे, तो इसका डेटा टाइप क्या हो गया, इसका डेटा टाइप क्या हो गया, नंबर, कि आप रोल नंबर में नंबर टाइप की वैल्यू दोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू 40 तक, ये रोल नंबर आपने बनाया, ठीक है। देन कॉमा लगाया, नेम आप बनाने वाले हो एक कॉलम, नेम में आप कैरेक्टर टाइप की वैल्यू दोगे। आप कैरेक्टर कितने दोगे, सपोज कि किसी का नाम 40 कैरेक्टर्स का या 50 कैरेक्टर का, तो कितने भी कैरेक्टर का, 10 कैरेक्टर का, 15 20 कैरेक्टर का, तो आपने मैक्सिमम कैरेक्टर की रेंज दे दी कि मैं 30 कैरेक्टर तक का नाम एंटर करेंगे, ठीक है। और दो ही कॉलम बना लिए, सपोज ब्रैकेट क्लोज और इसके बाद लगा दिया सेमीकोलन। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ क्रिएट टेबल, इसको मैं प्रैक्टिकली भी बताऊंगी, सो डोंट पैनिक। सो क्रिएट टेबल कमांड में पैरेंथेसिस क्या बताता है कि आप टेबल के अंदर की कॉलम बना रहे हो, ठीक है। यहाँ पे आपको कॉलम का नाम उनके डेटा टाइप के साथ बताना होता है, कि रोल नंबर कॉलम है तो उसमें नंबर टाइप की वैल्यू आएगी, नेम वाला कॉलम है तो उसमें कैरेक्टर टाइप की वैल्यू आएगी, एड्रेस वाला कॉलम है तो उसमें वर्कर टाइप की वैल्यू आएगी। अब ये नंबर, केयर, वर्कर, ये एक कॉलम की डेटा वैल्यूज हैं जो किस टाइप की होगी वो आपको बताना होगा। तो कितने टाइप के डेटा टाइप हो सकते हैं वो समझेंगे अभी। उससे पहले
हर एक क्वेरी किससे एंड होती है, सेमी कॉलन से एंड होती है, और हर एक कॉलम को आप कॉमा से सेपरेट करते चलते हो, ये चीज ध्यान रखना है। तो कोई भी क्वेरी जब भी जनरेट करोगे, कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी कमांड एसक्यूएल का लिखोगे, तो इन चीज का खास ख्याल रखना। अब जो मैंने बताया कि मैम कितने टाइप की डेटा वैल्यूज को आप स्टोर करवा सकते हो, तो ये टेबल वही चीज डिपिक्ट कर रही है। यदि आप कैरेक्टर वैल्यूज देते हो तो A to Z कोई सा भी कैरेक्टर स्टोर करवा सकते हो। जैसे मैंने लिखा कि कैरेक्टर ऑफ 5, तो आप 5 कैरेक्टर का नाम अशोक, विजय, राहुल ऐसे नाम को स्टोर करवा पाओगे। यदि किसी स्टूडेंट का नाम 6 या 7 कैरेक्टर का हुआ, जैसे बरखा 6 कैरेक्टर का नाम है, तो फिर वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि आपने यहाँ पे साइज दिया हुआ है 5, तो आपको मैक्सिमम कैरेक्टर लिखने होंगे। ठीक है, वॉरकेर, अभी सपोज नाम तो कैरेक्टर में ही होता है, बट व्हाट अबाउट यदि मैंने कहा कि आपको एड्रेस स्टोर करना है, तो एड्रेस में आप सपोज मैंने बोला कि एड्रेस ये 121 भोपाल, ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर कैरेक्टर भी है, यहाँ नंबर भी है मैम, तो क्या करेंगे, कौन सा डेटा टाइप लेंगे, भाई नंबर तो नंबर लेता है, कैरेक्टर तो कैरेक्टर लेता है, तो यहाँ पे एक डेटा टाइप यूज करोगे, दैट इज वॉरकेर। कौन सा डेटा टाइप यूज करोगे, वॉरकेर, ठीक है, जो कि अल्फाबेट्स और नंबर्स, अल्फा न्यूमेरिक डेटा को एक्सेप्ट करता है, जिसमें अल्फाबेट्स और नंबर दोनों आ जाते हैं। तो ये वॉरकर जो है, ये वेरिएबल लेंथ कैरेक्टर स्ट्रिंग होता है, जिसमें आप इस तरीके से वॉरकर वैल्यूज को स्टोर करवा सकते हो। यहाँ भी आपको इसका साइज स्पेसिफाई करना होता है, 50, 20, जितना दोगे उतना साइज का कॉलम क्रिएट हो जाएगा, उतने कैरेक्टर्स उसमें स्टोर करवा पाओगे। अब एक डिफरेंस है क्वेर और वॉरकर में, जो एग्जाम में आता है, बहुत ध्यान से सुन लेना, ये आपसे वाइवा में भी पूछा जाता है कि कैर और वॉरकर में क्या डिफरेंस है। देखो, कैर क्या करता है, कैरेक्टर को एक्सेप्ट करता है, और वॉरकर अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज को स्टोर करता है। ये तो बहुत बेसिक सा डिफरेंस जो मैंने बता दिया। दूसरा डिफरेंस ये है कि कैरेक्टर में जो मेमोरी स्पेस होता है वो यूटिलाइज नहीं हो पाता है, मतलब कैरेट डेटा टाइप मेमोरी को इफिशिएंटली यूटिलाइज नहीं करता, लेकिन वॉरकर मेमोरी को एफिशिएंटली यूटिलाइज करता है। अब आप सोच रहे हो मैम यहाँ पे मेमोरी कहाँ से आ गया, तो ध्यान से सुनना, क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ। सपोज मैंने स्टूडेंट का नेम वाला एक कॉलम बनाया और इसमें मैंने कैरेक्टर दे दिया। अब कैरेक्टर का नाम, मैंने यहाँ पे कैरेक्टर कितने, सपोज 10 कैरेक्टर का नाम आप स्टोर करवा सकते हो। अब आपने क्या नाम दिया, सपोज आपने नाम दिया यहाँ पर अशोक, क्या नाम दिया, अशोक, तो अब ये मेमोरी में कितने कैरेक्टर्स ले रहा है, मेमोरी में ये जाके लेगा टोटल 1 2 3 4 5, मेमोरी में क्या ले रहा है, ये टोटल 5 कैरेक्टर्स की स्पेस लेगा। अब ये नाम कहीं जाके मेमोरी में स्टोर तो होगा, तो मेमोरी में 5 कैरेक्टर्स की स्पेस लेगा, लेकिन हमने कितने कैरेक्टर स्पेसिफाई किए, 10, ज्यादा से ज्यादा 10, तो एक्चुअल में इस नाम के लिए पूरे 10 कैरेक्टर्स की स्पेस क्रिएट हो जाएगी। फिर भले आप यहाँ पे 5 एंटर करो, 10 एंटर करो, अब दूसरा नाम आ गया सपोज राम, तो फिर 10 कैरेक्टर की स्पेस जनरेट होगी, पूरे 10 कैरेक्टर्स की स्पेस जनरेट होगी और सिर्फ स्टोर होगा यहाँ पे राम। तो अब आप देख पा रहे हो कि इस कैर डेटा टाइप में ये जो ब्लैंक स्पेसेस है, ये क्या हो रही है, वेस्ट हो रही है। इस स्पेस को आप यूज नहीं कर पा रहे हो। 40 बच्चों के नाम लिखोगे तो जो जो स्पेसेस बचेगी हर एक नाम में, वो यूटिलाइज नहीं होगी जब आप कैर का यूज करो, ठीक है। लेकिन वही जब आप यहाँ पे वॉरकेर का यूज कर लेते हो, किसका, वॉरकेर का यूज करते हो, तो ये स्पेस इस दूसरे नाम को अलोकेट हो जाएगी, यहाँ से इसको रीयूज कर लिया जाएगा दूसरे नाम के लिए, फिर इस स्पेस को रीयूज कर लिया जाएगा दूसरे नाम के लिए। मेरी बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे मेमोरी स्पेस वेस्ट नहीं होती है जब आप वॉरकेर का यूज करते हो, और केर में मेमोरी स्पेस को एफिशिएंटली यूटिलाइज नहीं किया जाता। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। ओके जी, करके आओगे 2 नंबर में आएगा ये क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैर एंड वॉरकेर, लिख लो, नोट कर लो, आता है ये क्वेश्चन एग्जाम। नाउ डेट, अब व्हाट अबाउट आपको स्टूडेंट्स की डेट ऑफ बर्थ लिखनी होती है जनरली। आपने बना ली कॉलम कि आपको रोल नंबर, नेम, अब डेट ऑफ बर्थ भी तो एंटर करनी है, तो भाई डेट ऑफ बर्थ को किस में लेंगे मैम, क्या नंबर डेटा टाइप में लेंगे, नहीं, यहाँ पे हम उसके लिए डेटा टाइप यूज करेंगे डेट, ठीक है, जिसमें YYYMMDD मतलब ईयर, मंथ और डेट के फॉर्मेट में है ना, ऑपोजिट ऑर्डर में डेट स्टोर होती है। जैसे फॉर एग्जांपल 2014, 3 और 20 लिखा हुआ है यहाँ पर, 2025 और उसी के साथ में 7 और 13 लिखा हुआ है, आज की जो डेट है, तो पहले ईयर आता है, फिर मंथ आता है और फिर डेट आती है, अंडरस्टूड। अब बात करते हैं नंबर की, तो रोल नंबर, फीस, प्राइस, इन सभी में क्या आता है, नंबर टाइप की वैल्यूज आती है, तो उसके लिए इंटीजर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं बेटा जी, इंटीजर, अंडरस्टूड। नंबर भी यूज करते हैं, कभी कभी इंटीजर्स भी यूज करते हैं, तो इट डिपेंड्स जो डेटा टाइप सपोर्ट करता है MySQL। अब इंटीजर वैल्यूज आपकी कुछ भी हो सकती है, लेकिन वही यदि मैं बात करूँ कि डेसिमल वैल्यूज है, सपोज मैंने कहा आपकी परसेंटेज भी लिखना है भाई टेबल में, 98.65 आपके परसेंटेज बने हुए हैं, तो ये कौन सी वैल्यू है, डेसिमल वैल्यू है, तो इंटीजर डेसिमल को एक्सेप्ट नहीं करता है। डेसिमल के लिए जो डेटा टाइप यूज होता है वो डेसिमल होता है, जिसमें आप अपना इंटीजर पार्ट और डेसिमल पॉइंट के बाद कितने नंबर लेना वो मेंशन करते हो। तो ये एक फिक्स्ड पॉइंट का वैल्यू होती है, जिसमें आप इस तरीके से जैसे लिखा डेसिमल
कॉमा 2, तो भाई आप डेसिमल के पहले यहाँ पे 5 नंबर यूज कर सकते हो और डेसिमल के बाद आप सिर्फ 2 ही नंबर यूज कर सकते हो। तो हम यहाँ पे नंबर और प्रिसीजन दोनों देते हैं, ठीक है। तो ये कुछ डेटा टाइप्स है जो बेसिकली टेबल क्रिएट करते समय हम कॉलम में स्पेसिफाई करते हैं, कॉलम के नाम के बाद बताते हैं कि इस कॉलम में कैसी वैल्यू आनी है, डेटा टाइप कैसा होगा, इसका नंबर होगा, कैरेक्टर होगा, इंटीजर होगा, डेसिमल होगा, डेट टाइप का होगा, किस टाइप की वैल्यू पर्टिकुलर कॉलम स्टोर करने वाला है, ठीक है। ये कब करेंगे हम, टेबल को क्रिएट करते समय। अभी टेबल क्रिएट करना मैं आपको प्रैक्टिकली भी बताऊंगी। देखो ये सेशन थोड़ा सा लेंथी जरूर होगा क्योंकि यहाँ मैंने पूरा एसक्यूएल पार्ट तो कवर नहीं किया है। अगर पूरा एसक्यूएल पार्ट कवर करती तो 5 से 6 घंटे में ये चला जाता आराम से। तो सेशन आपका थोड़ा लेंथी जरूर होगा, मे बी प्रोबेबली 1 आवर, बट प्रैक्टिकल के साथ सारी चीज समझाऊंगी। बहुत पेशेंटफुली समझना है एक चीज, क्योंकि बच्चे थोड़ा सा भी कुछ मिस कर लिया ना यहाँ पे बीच में तो आपको चीजें क्लियर नहीं होंगी, है ना। चलिए अब सपोज कि हमें कौन सी टेबल बनानी है, मैंने अभी आपको स्टूडेंट टेबल का एग्जांपल दिया, बट वी जस्ट वांट टू क्रिएट अ टीचर टेबल। स्कूल में रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए क्या होता है, स्कूल में यदि हम एक स्कूल डेटाबेस बना रहे हैं तो स्कूल का डेटाबेस यदि बनाते हो तो उसके अंदर आपको टेबल बनानी होगी, लाइक टीचर्स टेबल हो गया, स्टूडेंट टेबल हो गई, है ना। आप बुक्स के लिए एक टेबल बनाओगे, लाइब्रेरी में बुक्स है तो उसका टेबल बनाओगे, अंडरस्टूड। तो हम यहाँ पे एक टीचर टेबल बनाएंगे जिसमें हमें कौन कौन से कॉलम्स रखने हैं, टीचर आईडी, टीचर का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, सैलरी एंड किस डिपार्टमेंट में वो टीचर काम करता है, डिपार्टमेंट का नंबर। ओके, जैसे सीएस डिपार्टमेंट है तो उसको हमने नंबर दे दिया है कि 101, है ना। अकाउंट्स डिपार्टमेंट है तो हमने 102 डिपार्टमेंट नंबर दिया हुआ है, तो डिपार्टमेंट नंबर भी एंटर करेंगे। तो ये कुछ डिटेल है जिसके बेसिस पे अब हमें क्या करना है, ये एक स्ट्रक्चर है, इस बेसिस पे हमें क्या करना है, टेबल को डिजाइन करना। तो क्या क्वेरी लिखोगे भाई, देखो क्रिएट टेबल एज इट इज, टेबल का नाम जहां मैंने अभी स्टूडेंट बताया था वहां लिख दिया टीचर, ब्रैकेट ओपन किया, ये ब्रैकेट को क्लोज किया और सेमीकोलन लगा दिया। उसके बीच में आपको सारे कॉलम्स लिखने हैं और हर एक कॉलम कॉमा से सेपरेट होगा। तो टीचर आईडी पहला कॉलम इंटीजर टाइप का होगा, नंबर टाइप का होगा, कॉमा लगाया। दूसरा फर्स्ट नेम टीचर का वॉरकर ले लिया क्योंकि हमें स्पेस वेस्ट नहीं करवाना है, मेमोरी को प्रॉपर्ली यूटिलाइज करना है, तो वॉरकर लिया हुआ है। 20 कैरेक्टर से ज्यादा का नाम नहीं होना चाहिए, साइज दे दिया 20। लास्ट नेम ये भी 20 कैरेक्टर से ज्यादा का नहीं होगा, कॉमा लगाया। दूसरा जेंडर, जेंडर या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा, तो कैर ले लिया हमने कैरेक्टर, एक ही पर्टिकुलर स्पेस क्रिएट होगा एम या एफ के लिए। फिर सैलरी ले लिया, सैलरी आपकी डेसिमल में हो सकती है, सैलरी डेसिमल में पॉसिबल है ना। सपोज 40,000.50, दिस विल बी द सैलरी। तो डेसिमल में ले लिया, 10 डिजिट आगे होंगी, डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट आएंगी, है ना। नाउ डेट ऑफ बर्थ में आपने डेट टाइप का वैल्यू लिया एंड डिपार्टमेंट नंबर आपने इंटीजर लिया। कॉमा लगा लगा के इतने सारे कॉलम्स को हमने यहाँ पर क्रिएट किया। और ये बहुत सिंपल सी कमांड है, विदाउट कंस्ट्रेंट, कोई भी कंस्ट्रेंट अभी हमने यहाँ अप्लाई नहीं किया है, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया टेबल कैसे क्रिएट करना है। चलिए अब इस टेबल को क्रिएट करना है तो आप जैसे ही MySQL पे जाते हो ना तो डायरेक्ट टेबल नहीं क्रिएट कर पाओगे। क्यों मैम, क्योंकि MySQL को पहले आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, इंस्टॉल करने के बाद उसको डाउनलोड करके आप इंस्टॉल कर लोगे। अब कैसे करना है मैम समझ नहीं आता है, तो बेटा इसका एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने बनाया हुआ है अलग से कि आपको MySQL सॉफ्टवेयर को कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे डाउनलोड करना है फ्री ऑफ कॉस्ट। ये जो सॉफ्टवेयर है ना MySQL, ये फ्री ऑफ कॉस्ट ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, इसके लिए कोई पेमेंट नहीं करना है। वेबसाइट पे जाना है, इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना और यूज करना है। इस तरीके का इंटरफेस खुलता है MySQL का। अब इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम जरूर आती है इसको इंस्टॉल करते समय, क्योंकि यहाँ पे आपको यूजर आईडी पासवर्ड वगैरह सेट करना होता है, लोकेशन देनी होती है ना, थोड़ा टाइम टेकिंग है। इसलिए मैंने पूरा प्रोसेस बताया है एक अलग से वीडियो में, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, प्लेलिस्ट के लिंक में, कि MySQL को कैसे आपको डाउनलोड और इंस्टॉल करना है। तो जाके जरूर देखना, यदि आपको नहीं आता इंस्टॉल करना या डाउनलोड करना या आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो आपको सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर होगी। तो जैसे ही MySQL सॉफ्टवेयर पे जाओगे ना, MySQL कमांड लाइन क्लाइंट पर, तो आपको यहाँ पे पहले पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा। पासवर्ड एंटर करने के बाद में आप MySQL प्रॉम्प्ट पे आ जाओगे। यहाँ पूरा MySQL सॉफ्टवेयर का डिटेल आपको शो होगा और MySQL प्रॉम्प्ट जैसे ही आपको दिखेगा इस तरीके से, तो यहाँ से आपको कमांड लिखना शुरू कर देना। जैसे आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ से कमांड लिखेंगे हम, ठीक है। नाउ यू कैन टाइप द SQL कमांड्स MySQL प्रॉम्प्ट जो मैंने बताया। अब ये जो कमांड लिखोगे ना, सपोज आपको टीचर टेबल या स्टूडेंट टेबल क्रिएट करनी है, तो बेटा इसके पहले ये टेबल किस डेटाबेस में होगी, तो वो डेटाबेस भी तो क्रिएट करना होगा। मेरी बात समझ में आई, डायरेक्ट टेबल नहीं क्रिएट कर सकते हो, हर एक टेबल किसी ना किसी डेटाबेस में क्रिएट होती है। डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ टेबल्स, बताया था मैंने, है ना। और टेबल इज अ कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स, डेटा वैल्यूज। ओके जी। सो नेक्स्ट स्टेप में हमें सबसे पहले क्या करना होगा, डेटाबेस को क्रिएट करना होगा। तो इसके लिए क्या कमांड लिखेंगे, इसके लिए वही सेम कमांड लिखेंगे, क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नाम।
तो सपोज कि हम स्कूल डेटाबेस बना रहे हैं जिसमें हम टीचर स्टूडेंट टेबल को क्रिएट करेंगे, डिपार्टमेंट टेबल को क्रिएट करेंगे, तो हमने लिखा क्रिएट डेटाबेस और उस डेटाबेस का नाम जिसको आपको क्रिएट करना है। तो स्कूल डेटाबेस बनाना है तो हमने स्कूल नाम लिख दिया। यहाँ देखो आप जैसे ही लिखोगे क्रिएट डेटाबेस स्कूल तो एक रो अफेक्टेड, क्वेरी ओके, क्वेरी आपकी सक्सेसफुली रन होगी, एक रो अफेक्ट हो जाएगी। अब आपको देखना है कि भाई ये डेटाबेस क्रिएट हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा हुआ आएगा कि डेटाबेस क्रिएटेड या आप देख लो डेटाबेस, ऐसा नहीं मिलेगा आपको। एक लाइन में आउटपुट मिलेगा कि क्वेरी ओके मींस कि आपका डेटाबेस क्रिएट हुआ है। अब आपको देखना है कि कितने डेटाबेसेस पहले से इसमें क्रिएटेड है या आपका डेटाबेस उस कैटेगरी में आ रहा है या नहीं। तो आपको कमांड रन करनी होगी शो डेटाबेस। कौन सी कमांड? शो डेटाबेसेस। शो डेटाबेसेस कमांड लिखोगे ना तो जितने भी डेटाबेसेस है उनकी लिस्ट आ जाएगी। जैसे यहाँ देखो इन्फॉर्मेशन स्कीमा, माइस्क्यूएल और ये स्कूल नाम का डेटाबेस भी आपको यहाँ दिख रहा है, टेस्ट, परफॉर्मेंस स्कीमा, इतने सारे डेटाबेस क्रिएट है जिसमें हमको स्कूल नाम का डेटाबेस भी दिख रहा है जो क्रिएट डेटाबेस कमांड से हमने क्रिएट किया है। ठीक है, ये देखो शो डेटाबेस, जितने सारे डेटाबेसेस है वो सब आपको दिख रहा है। आप इस डेटाबेस को डिलीट भी कर सकते हो। तो जब आपको डेटाबेस डिलीट करना होता है तो आप यूज करते हो ड्रॉप डेटाबेस कमांड। बहुत ध्यान से समझना, डेटाबेस क्रिएट करना है तो क्रिएट डेटाबेस कमांड यूज करेंगे और यहाँ पे आप डेटाबेस का नाम लिख दोगे जो भी आपको नाम से क्रिएट करना है। यदि डेटाबेस को आपको देखना है तो शो डेटाबेसेस कमांड यूज करोगे, शो डेटाबेसेस कमांड यूज करोगे तो सारे डेटाबेस की लिस्ट खुल जाएगी। यदि डेटाबेस को डिलीट करना है तो ड्रॉप डेटाबेस कमांड आपको यूज करनी होगी, ड्रॉप डेटाबेस कमांड, और डेटाबेस का नाम जिसको ड्रॉप करना है वो डेटाबेस का नाम यहाँ लिखना होगा। तो ये 3 कमांड आपको ध्यान रखनी है। अब सपोज कि आपने डेटाबेस क्रिएट कर लिया, स्कूल डेटाबेस, उसके अंदर आपको टेबल क्रिएट करनी है तो उसके लिए आपको एक कमांड लिखनी होगी दैट इज यूज डेटाबेस। क्या लिखोगे? यूज डेटाबेस। यूज डेटाबेस की मदद से क्या करोगे? आप उस डेटाबेस के अंदर आ जाओगे जिस डेटाबेस में आपको टेबल्स क्रिएट करनी है। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे? यूज स्कूल। आप स्कूल डेटाबेस के अंदर आ गए। अब यहाँ पे आप इस डेटाबेस में मल्टीपल टेबल्स जो भी क्रिएट करना चाहते हो, जो अभी हमने टीचर टेबल देखा ना, क्रिएट टीचर टेबल, वो कमांड आप एज इट इज यहाँ डेटाबेस के अंदर लिखोगे। ठीक है जी, चलो इतना मैं आपको प्रैक्टिकल बताती हूँ फिर आगे मूव करते हैं, है ना जी। तो हम क्या कर रहे हैं, हम आ चुके हैं यहाँ पर डेस्कटॉप स्क्रीन पर और माइस्क्यूएल ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। माइस्क्यूएल जैसे ही सर्च बार में टाइप करोगे या स्टार्ट बटन से सर्च कर लेना माइस्क्यूएल कमांड लाइन क्लाइंट, मैंने अभी ओपन किया था तो आपको टॉप पर ही दिख रहा है। कमांड लाइन क्लाइंट पे क्लिक करोगे तो इस तरीके से आपको माइस्क्यूएल का इंटरफेस ओपन होता हुआ शो हो जाएगा। ठीक है, डिफॉल्ट इसका कलर ब्लैक होता है, आप व्हाइट भी कर सकते हो, इट डिपेंड्स। सबसे पहला क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे? भाई एंटर पासवर्ड, कि मैम पासवर्ड एंटर करो। तो मैंने जब इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया था तो तब मैंने एक पासवर्ड सेट किया था, वो पासवर्ड मैं यहाँ पर अब लिख देती हूँ। तो पासवर्ड जब भी लिखते हो तो वो हिडन कैरेक्टर्स में आता है, आपको पता है। पासवर्ड लिखा, नाउ आई प्रेस एंटर। तो आप देख सकते हो कि मैं यहाँ माइस्क्यूएल प्रॉम्प्ट पे आ चुकी हूँ। हियर इज द माइस्क्यूएल प्रॉम्प्ट, आप देख पा रहे हो ये माइस्क्यूएल प्रॉम्प्ट विजिबल हो रहा है। आप कर्सर भी आप ब्लिंक करता हुआ दिख रहा है, मतलब जो भी कमांड लिखेंगे वो हम यहाँ लिखेंगे। तो सपोज हम एक डेटाबेस बनाते हैं, सबसे पहले शुरुआत करेंगे एक डेटाबेस से। तो मैंने यहाँ लिखा क्रिएट डेटाबेस, क्या लिखा? क्रिएट डेटाबेस, और स्कूल नाम का डेटाबेस बना रहे हैं हम, तो SCHOOL स्कूल नाम से मैं एक डेटाबेस बना रही हूँ। एंड ईच एंड एवरी क्वेरी एंड विद सेमीकोलन, आई पुट सेमीकोलन एंड प्रेस एंटर। सो आप देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? कांट क्रिएट स्कूल डेटाबेस बिकॉज इट इज ऑलरेडी एग्जिस्ट। अभी देखो ये स्कूल डेटाबेस पहले से एग्जिस्ट कर रहा है। समझ में आई मेरी बात? अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता तो ये आपको मैसेज शो नहीं होता, यहाँ पे आपको लिखा हुआ शो होता क्वेरी ओके। अभी चलो देख लेते हैं क्या मैम स्कूल नाम का डेटाबेस पहले से एग्जिस्ट कर रहा है। तो यदि इसको देखना है तो क्या करेंगे हम? शो डेटाबेसेस कमांड को रन कर देंगे और देखेंगे कि क्या वाकई ये डेटाबेस एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। तो शो डेटाबेसेस कमांड, नाउ आई प्रेस एंटर। तो भाई आप देख पा रहे हो यहाँ पर MySQL परफॉर्मेंस स्कीमा, इंफॉर्मेशन स्कीमा, स्कीला, स्कूल, ये देखो यहाँ पे ये स्कूल नाम का डेटाबेस ऑलरेडी क्रिएटेड है। सिस, वर्ल्ड, इतने सारे डेटाबेसेस पहले से यहाँ क्रिएटेड है। ठीक है जी, तो अब सपोज हम नया डेटाबेस क्रिएट करते हैं स्कूल मैनेजमेंट नाम से। तो आपको क्रिएट करके तो मैं बताऊंगी। देखो क्या लिखा मैंने? क्रिएट डेटाबेस, ठीक है, डेटाबेस ओके। नाउ स्कूल मैनेजमेंट नाम से हम डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं, स्कूल मैनेजमेंट मैंने प्रॉपर लिख लिया बिना स्पेस के, स्कूल मैनेजमेंट, सेमीकोलन लगाया, एंटर प्रेस किया। नाउ व्हाट इज द आउटपुट? इज क्वेरी ओके, वन रो अफेक्टेड, कि अब एक स्कूल मैनेजमेंट नाम से डेटाबेस हमने यहाँ क्रिएट कर लिया। अब इसको आपको चेक करना है या इसको यूज करना है तो आप कर सकते हो। सपोज हमने यहाँ पे लिखा शो
डेटाबेसेस और चेक कर लेते हैं क्या भाई ये डेटाबेस आया भी है कि नहीं, क्रिएट हुआ है कि नहीं। तो शो डेटाबेसेस कमांड लिखा, नाउ आई प्रेस एंटर। सो यहाँ देखो स्कूल एंड स्कूल मैनेजमेंट दोनों डेटाबेस आपको विजिबल हो रहे हैं, स्कूल एंड स्कूल मैनेजमेंट बोथ डेटाबेसेस आर हियर। ओके जी, तो डेटाबेस क्रिएट करना समझ में आ गया। ऑलरेडी यदि डेटाबेस क्रिएटेड होता है तो किस तरीके से एरर आती है वो भी समझ में आ गया कि डेटाबेस ऑलरेडी एग्जिस्ट। अब इस डेटाबेस को ड्रॉप करना है तो ड्रॉप डेटाबेस लिखोगे तो वो डेटाबेस ड्रॉप भी हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, जिसको आखिरी में करेंगे हम, लास्ट में एकदम, है ना। मतलब मैं भी कि मैं आपको बताऊं नेक्स्ट सेशन में हम जब पूरा समझ लेंगे तो मैं इस डेटाबेस को डिलीट करना भी आपको बताऊंगी। तो फिलहाल कमांड सिर्फ इतनी लिखनी है, ड्रॉप डेटाबेस, डेटाबेस का नाम, तो डेटाबेस डिलीट हो जाएगा। अब इस डेटाबेस को हमें यूज करना है और इसके अंदर टेबल क्रिएट करनी है, तो हम यहाँ लिखेंगे यूज, यूज के आगे आपको डेटाबेस का नाम लिख देना है। तो हम डेटाबेस का नाम लिख देते हैं स्कूल मैनेजमेंट। ओके, मैंने प्रॉपर लिख दिया स्कूल मैनेजमेंट, स्पेलिंग वगैरह सही लिखना बेटा। नाउ आई प्रेस एंटर। तो आपके यहाँ लिखा हुआ आगे देखो आप, डेटाबेस चेंज्ड आ गया, डेटाबेस चेंज लिखा हुआ, मतलब अब आप उस डेटाबेस के अंदर आ चुके हो, यूज स्कूल डेटाबेस मैनेजमेंट, स्कूल मैनेजमेंट के अंदर। और यहाँ पे अब आप अपने क्रिएट कमांड को यूज कर सकते हो। ठीक है जी, बात समझ में आ गई। अब सपोज कि मैं एक छोटी सी टेबल आपको स्टूडेंट टेबल यहाँ क्रिएट भी करके बताती हूँ। मैंने लिखा यहाँ पे क्रिएट टेबल, ठीक है, कमांड आपको विजिबल हो रही है ना, क्रिएट टेबल कमांड। और यहाँ मैं लिख देती हूँ सपोज स्टूडेंट, क्या लिख देती हूँ, स्पेस देकर स्टूडेंट, ब्रैकेट ओपन किया, जो आपका स्क्वायर सॉरी आपका जो पैरेंथेसिस है वो ओपन किया। और यहाँ पे सपोज मैंने RN से एक रोल नंबर वाला कॉलम बनाया, जिसका मैंने टाइप दे दिया इंटीजर, कॉमा लगाती हूँ, और नेम, सिर्फ 2 कॉलम अभी हम यहाँ क्रिएट करके एक जस्ट आपको एग्जांपल बताएंगे। नेम लिखा और नेम में हम लिख देते हैं यहाँ पे कैरेक्टर टाइप का नेम होगा, 10 कैरेक्टर लेगा, ठीक है जी, और ब्रैकेट क्लोज एंड आई प्रेस सेमीकोलन एंड नाउ प्रेस एंटर। तो क्या लिखा हुआ, क्वेरी ओके, 0 रो अफेक्टेड, मतलब आपकी टेबल क्रिएट हो चुकी है। आपने जो अभी यहाँ पे टेबल देखी वो टेबल आपकी क्रिएट हो चुकी है, जिसमें आपने 2 कॉलम्स को यहाँ लिखा है। अब आपको टेबल देखनी है तो बेटा DESC कमांड चला दो, DESC कमांड के आगे आप लिख दो यहाँ पे टेबल का नाम, जैसे कि स्टूडेंट हमने टेबल लिखा हुआ है, सेमीकोलन लगाऊंगी तो हियर्स योर टेबल, ये आपकी टेबल यहाँ पे दिख रही है। मतलब टेबल के अंदर कोई वैल्यूज तो नहीं लिखी है, हमने सिर्फ यहाँ पे लिखा है क्रिएट टेबल स्टूडेंट, RN मतलब रोल नंबर, इंटीजर वैल्यू होगी, नेम कैरेक्टर टाइप की वैल्यू होगी, और 2 फील्ड क्रिएट कर ली, रोल नंबर नेम वाली, इंटीजर कैरेक्टर के साथ में, यहाँ कोई नल वैल्यू, अभी हमने कोई कंस्ट्रेंट अप्लाई नहीं किया है तो यस ये शो कर रहा है कि नल वैल्यू हो सकती है। कोई की, प्राइमरी की वगैरह कुछ भी अप्लाई नहीं किया है तो अभी ब्लैंक है। डिफॉल्ट कोई कंस्ट्रेंट, कोई भी अभी कंस्ट्रेंट इस पे अप्लाई नहीं किया है। बहुत बेसिक से हमने टेबल क्रिएट करना यहाँ सीखा है। तो डेटाबेस कैसे क्रिएट करना है, उसमें टेबल कैसे क्रिएट करना है, आई होप आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं आगे और समझते हैं क्या कि मैम ये जो टेबल हम क्रिएट कर रहे हैं एक्चुअल में इसमें कंस्ट्रेंट वगैरह कैसे अप्लाई करते हो। तो देखो अभी हमने टीचर टेबल देखा था स्कूल डेटाबेस में, तो वही टीचर टेबल कैसे क्रिएट करोगे, इस तरीके से आपको लिख देना है कंटेंट और 0 रो अफेक्टेड लिखा हुआ आ जाएगा, क्वेरी ओके लिखा हुआ आया मींस आपकी क्वेरी सक्सेसफुली रन हो गई। तो एक टीचर टेबल आप इस तरीके से क्रिएट कर पाओगे। आपको देखना है तो आप शो टेबल कमांड यूज करोगे तो आपको टेबल विजिबल हो जाएगी। शो टेबल कमांड यूज करोगे तो भी टेबल दिख जाएगी, DESC टेबल लिखोगे तो पूरा टेबल का डिस्क्रिप्शन दिख जाएगा। DESC मतलब डिस्क्रिप्शन, टेबल में कितने कॉलम्स है, किस टाइप के, वो शो हो जाएगा। ठीक है जी, अब पढ़ते हैं कुछ कंस्ट्रेंट कि इस टेबल को क्रिएट करने के लिए क्या आप इसमें कुछ कंस्ट्रेंट अप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कि आप 40 स्टूडेंट्स की डिटेल को एंटर कर रहे हो और वहां पे सेकंड नंबर पे आपने बच्चे का नाम नहीं लिखा तो वो एक्सेप्ट कर लेगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे आपने कोई कंस्ट्रेंट तो अप्लाई नहीं किया, आपने टेबल को रेस्ट्रिक्ट नहीं किया है। आप चाहते हो कि आपकी टेबल एकदम परफेक्ट हो, उसमें किसी भी तरीके का कोई डुप्लीकेशन या किसी भी तरीके का कोई भी ऐसा जो डेटा आप नहीं चाहते हो वो ना हो, तो इसके लिए हम इसमें कॉन्स्टेंट्स को अप्लाई कर देते हैं जो हमने प्रीवियस सेशन में पढ़े थे। तो सबसे पहले हम कंस्ट्रेंट अप्लाई करते हैं वो है नॉट नल कंस्ट्रेंट। ये कंस्ट्रेंट डेटाबेस को ना बचाते हैं, डेटाबेस में जो भी ऑपरेशंस होते हैं वो लीगल ऑपरेशन हो सकते हैं कंस्ट्रेंट की मदद से। नॉट नल कंस्ट्रेंट से क्या होगा कि हर एक कॉलम में आपको कुछ ना कुछ वैल्यू एंटर करनी ही पड़ेगी, आप उसको ब्लैंक नहीं छोड़ सकते हो। समझ में आ गई बात। तो यहाँ पे नॉट नल कंस्ट्रेंट में दिस एट्रीब्यूट वैल्यू मे नॉट बी परमिटेड टू बी नल, आप नल वैल्यू को परमिट नहीं करोगे। यहाँ पर सपोज आप स्टूडेंट का या टीचर का नाम लिख रहे हो तो टीचर का जो नाम होगा वो आपको लिखना ही पड़ेगा यदि आपने नॉट नल कंस्ट्रेंट सेट कर दिया है, सो इट कांट बी नल। ओके, बात समझ में आई कैसे, यहाँ ध्यान से देखो। क्रिएट टेबल टीचर, टीचर आईडी इंटीजर टाइप का है, फर्स्ट नेम, नेम के आगे आपने लगा दिया यहाँ पे नॉट नल कंस्ट्रेंट, तो अब आपको नाम एंटर करना ही पड़ेगा तभी आप आगे एंटर कर पाओगे, नहीं तो नहीं। ओके, बाकी आपकी टेबल वैल्यूज एज इट इज। आगे बढ़ते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट। अब डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट का क्या काम होता है, डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट में आप कुछ ऐसी वैल्यू चाहते हो जो डिफॉल्ट सेट हो जाए।
जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आपके स्कूल में जितने भी टीचर्स काम करते हैं सबकी सैलरी 40,000 है, सभी की, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, कोई भेदभाव नहीं, सबकी सैलरी 40,000 है। तो भाई सैलरी वाले कॉलम में सबकी सैलरी कितनी फिल होना चाहिए? 40,000, 40,000। तो ये एक डिफॉल्ट वैल्यू हुई। हर बार टेबल में आप 40,000 नहीं लिखोगे, आप एक बार एक डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट सेट कर दो, उसकी एक डिफॉल्ट मतलब फिक्स्ड वैल्यू आप सेट कर दो, तो वो अपने आप सारे रिकॉर्ड्स के लिए फिल हो जाएगी। सो यहीं पे वो एग्जांपल दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल टीचर सैलरी हैज नॉट बीन एंटर्ड, देन बाय डिफॉल्ट द डेटाबेस शुड स्टोर 40,000 assuming that minimum salary given to every teacher is 40,000। तो अब हम क्या करेंगे, देखो फर्स्ट नेम के आगे तो नॉर्मल कंस्ट्रेंट लगा दिया, सैलरी के आगे हमने क्या लगा दिया, डिफॉल्ट के आगे वो वैल्यू लिख दी जो डिफॉल्ट सेट करनी है, ओके, डिफॉल्ट 40,000। अब फॉर एग्जांपल कि जेंडर क्या होगा, भाई सारे टीचर्स आपके स्कूल में फीमेल टीचर्स है, कोई भी मेल टीचर्स नहीं है, तो आप यहां भी लिख सकते हो कि डिफॉल्ट लिखकर क्या लिख दो, डिफॉल्ट लिखकर आप लिख दो वो वैल्यू दैट इज एफ जो आपको सेट करनी है। तो उस कॉलम में, जेंडर वाले कॉलम में सब जगह ऑटोमेटिकली एफ फिल हो जाएगी। आ गई बात समझ में, डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट भी। अब इसके बाद देखो, इसको देखना है आपको टेबल में कि कंस्ट्रेंट अप्लाई हो रहे हैं या नहीं हो रहे। जो मैंने अभी आपको बताई DESC कमांड रन करके बताई थी ना अभी, वही DESC कमांड लिखती, DESC टीचर। तो यहाँ पे देखो जो कंस्ट्रेंट आपने अप्लाई किए, आपने यहाँ पे फर्स्ट नेम में नल वैल्यूज नहीं होना चाहिए, तो ये नो आ गया। डिफॉल्ट यस होता है, अदरवाइज नो आ गया। ये सारे कॉलम में नल वैल्यूज आ जाएगी, लेकिन नेम में नल वैल्यूज नहीं आना चाहिए, स्टूडेंट का नाम तो प्रेजेंट होना ही चाहिए। तो हमने यहाँ पे नॉर्मल कंस्ट्रेंट सेट किया। अभी आपने डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट में क्या सेट की वैल्यू 40,000, तो यहाँ पे देखो सैलरी वाले कॉलम में 40,000 वैल्यू ऑटोमेटिकली आ गई। ये सब आपको कहाँ दिखेगा, जब आप DESC कमांड रन करोगे। अब होता है थर्ड कंस्ट्रेंट, दैट इज चेक कंस्ट्रेंट। मैम इसका क्या काम होता है? इन ऑर्डर टू रेस्ट्रिक्ट द वैल्यूज ऑफ एट्रीब्यूट विद द रेंज, चेक कंस्ट्रेंट में बी यूज्ड। कि आपने जो वैल्यू दी हुई है उसी रेंज में, उसी वैल्यू रेंज में वैल्यूज एंटर हुई है या नहीं हुई है। जैसे फॉर एग्जांपल कि आपकी क्लास में 40 बच्चे हैं, या आपके स्कूल में सपोज 100 टीचर्स हैं, तो अब टीचर के जब नंबर आप एंटर करोगे तो वो 100 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आपने एक चेक कंस्ट्रेंट अप्लाई कर दिया और उसमें आपने एक वैल्यू दे दी कि भाई 100 से ज्यादा वैल्यू इस टेबल में इंसर्ट ही ना हो, ठीक है। यदि 100 से ज्यादा कोई इंसर्ट करना चाहे, 100 से बड़ी वैल्यू को इंसर्ट करना चाहे, तो वो इंसर्ट ही नहीं हो, क्योंकि हमारे स्कूल में इतने ही टीचर्स हैं, या आपकी क्लास में 40 बच्चे हैं तो 40 ही वैल्यूज एंटर होंगी, ठीक है। तो इस केस में हम इसमें चेक कंस्ट्रेंट अप्लाई कर देते हैं। वो कैसे अप्लाई करोगे, यहाँ देखो, जैसे यहाँ पे इन्होंने अप्लाई किया फॉर एग्जांपल डिपार्टमेंट नंबर ऑफ एनी टीचर्स मस्ट नॉट एक्सीड विद 110। अभी टीचर को डिपार्टमेंट नंबर्स जो दिए हुए वो 110 तक ही फिनिश्ड है, इसके आगे कोई और डिपार्टमेंट स्कूल में नहीं है, तो 110 के आगे कोई और नंबर हो ही नहीं सकता है। तो डिपार्टमेंट नंबर जो है वो इसी के अंदर होगा, इसके बाहर नहीं होगा। 100 हो सकता है, 90, 99, 40, 60 कुछ भी हो सकता है, बट 110 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो हमने डिपार्टमेंट नंबर के आगे लगा दिया चेक कंस्ट्रेंट, और उस चेक कंस्ट्रेंट में लिख दिया डिपार्टमेंट नंबर इज लेस देन और इक्वल्स टू 110। समझ में आया? क्या लिखा हमने चेक कंस्ट्रेंट के अंदर? लिखा है डिपार्टमेंट नंबर वाला जो कॉलम होगा उसकी वैल्यू 110 से लेस ही होगी। तो अब जो भी वैल्यू एंटर होगी टेबल में, जब भी कोई यूजर वैल्यू एंटर करने जाएगा, तो यदि वो एंटर करता है सपोज 150, तो वो एंटर ही नहीं होगी, एरर आ जाएगी कि 110 से लेस वैल्यू आपको एंटर करनी है। तो ये कहलाता है चेक कंस्ट्रेंट। नाउ अगला कंस्ट्रेंट होता है की कंस्ट्रेंट। अब ये की कंस्ट्रेंट क्या होता है मैम? तो भाई कीज मैंने पहले ही पढ़ा दी, डेटाबेस वाला जो पहला वीडियो जिसमें हमने डेटाबेस के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा था, वहां बताया था कि की का अपना अलग इंपॉर्टेंट रोल होता है डेटाबेस में। यदि आप चाहते हो कि डेटाबेस में कोई भी वैल्यू डुप्लीकेट ना हो, आप चाहते हो डेटाबेस की वैल्यू हमेशा यूनिक हो, कोई भी दो रिकॉर्ड एक जैसे एग्जिस्ट ना करें, तो उसके लिए हम की कंस्ट्रेंट्स को यूज कर लेते हैं, कीज डिफाइन कर लेते हैं, जिसमें प्राइमरी की, फॉरेन की। फॉरेन की का काम होता है दो अलग अलग टेबल को ज्वाइन करना, रेफरेंस वे में डेटा को एक्सेस करना। तो यहाँ पे अब हम यूज करेंगे की कंस्ट्रेंट का। यदि आपको किसी कॉलम को क्या करना है, किसी कॉलम को प्राइमरी की बनाना है या किसी कॉलम को फॉरेन की बनाना है, तो की कंस्ट्रेंट का हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं। तो फिलहाल यदि मैं बात करूं टीचर आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, सैलरी, डेट ऑफ बर्थ, डिपार्टमेंट नंबर, तो यहाँ पे आप किसको बनाने वाले हो? प्राइमरी की। जरा जल्दी बताओ। तो प्राइमरी की ऐसा हो सकता है, दो टीचर्स के नाम रिपीट हो सकते हैं, दो टीचर्स की डेट ऑफ बर्थ रिपीट हो सकती है ना, दो टीचर्स की सैलरी भी रिपीट हो सकती है। तो हमें प्राइमरी की उस कॉलम को बनाना होता है मैम जिसमें बेसिकली किसी टीचर की कोई वैल्यू रिपीट ना हो रही हो। तो टीचर आईडी इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर प्राइमरी की। अंडरस्टूड? क्योंकि टीचर आईडी एक ऐसा कॉलम होगा कि दो टीचर्स के यदि नाम सेम भी हो गए ना, तो उनको आप उनके आईडी से पहचान सकते हो,
है ना, उनके जो आईडी आपने अलॉट किए होंगे वो तो डिफरेंट होंगे डेफिनेटली, क्योंकि वो आईडी ही ऐसे होंगे जो दोनों टीचर को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे होंगे। तो हम यहाँ क्या बना देंगे, प्राइमरी की बना देंगे टीचर आईडी को। तो जब आप टेबल क्रिएट करोगे तो टीचर आईडी वाले कॉलम के आगे कंस्ट्रेंट अप्लाई कर देना, दैट इज प्राइमरी की। तो अब ये वाला कॉलम आपका प्राइमरी की बन जाएगा, अंडरस्टूड। और प्राइमरी की वैल्यू कभी नल नहीं होती है। तो अभी हमने जितने भी कंस्ट्रेंट अप्लाई की, तो देखो नल वैल्यूज के लिए आपने टीचर आईडी और फर्स्ट नेम पे अप्लाई कर दिया, प्राइमरी की में नल वैल्यूज नहीं आती है तो नो नो सेट हो चुका है, ठीक है। इसको प्राइमरी की बनाए तो की कंस्ट्रेंट के अंदर प्राइमरी आ गया। डिफॉल्ट में आपने सिर्फ सैलरी पर डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट अप्लाई किया हुआ है, तो ये देखो कंस्ट्रेंट चेंज होते हुए दिख रहे हैं, समझ में आ रहे है ना। नाउ डिफॉल्ट जो वैल्यूज होती है, यदि मैं आपको टेबल पे वापस लेकर आऊं, तो अभी हमने स्टूडेंट टेबल यहाँ क्रिएट किया, तो आप देखो नल की डिफॉल्ट एक्स्ट्रा सब जगह यस और नल दिख रहा है। यहाँ पे बेसिकली कोई भी चेंजेस अभी हमने नहीं किए, तो डिफॉल्ट आपको टेबल ऐसी दिखेगी। लेकिन जब आप कंस्ट्रेंट अप्लाई करते जाओगे ना, जब आप कंस्ट्रेंट अप्लाई करते जाओगे तो आपको इस तरीके से वैल्यूज बदलती हुई दिखेगी, ठीक है। नाउ एज शोन इन द फर्स्ट टेबल, if primary key contains more than one attribute, then it must be specified separately a list of attribute it comprises of the parentheses, so separated by commas। यदि आप चाहते हो कि टीचर रिलेशन में, टीचर टेबल में टीचर आईडी और डेट ऑफ बर्थ दोनों को मिलाकर प्राइमरी की बनाना, जिसको कंपोजिट प्राइमरी की कहते हैं, क्या कहते हैं जिसको हम कंपोजिट प्राइमरी की, तो दिस आल्सो हैपेंस। यदि आप चाहते हो कि आप कंपोजिट प्राइमरी की बनाना चाह रहे हो कि दो टेबल मिलकर, दो कॉलम मिलकर रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करें, सिर्फ टीचर आईडी से काम नहीं चल पा रहा है, भाई टीचर आईडी और डेट ऑफ बर्थ दोनों मिलाकर जो है रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करें, सो दिस इज आल्सो हैपन। तो आपको टीचर आईडी के आगे प्राइमरी की लिखने की जरूरत नहीं है, आप सबसे आखिरी में आओगे जब आपने सारे कॉलम्स क्रिएट कर लिए, वहां लिखोगे प्राइमरी की और ब्रैकेट में उन कॉलम्स का नाम लिख दोगे जिनको आप प्राइमरी की बनाना चाह रहे हो, कॉमा लगा लगा, समझ में आ गई बात। सो दिस आल्सो हैपेंस, दो तरीके से आप प्राइमरी की को डिफाइन कर सकते हैं। नाउ लास्ट कंस्ट्रेंट इज रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। अब ये रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट क्या होता है, ये बेसिकली दो टेबल पे अप्लाई होता है। दो टेबल मींस व्हाट, कि सपोज कि मैंने एक टेबल बना ली यहाँ पे स्टूडेंट टेबल, स्टूडेंट टेबल में हमने स्टूडेंट का नंबर भी दिया हुआ है और स्टूडेंट की फीस भी दी हुई है, और बीच में सारे कॉलम्स है, स्टूडेंट का नाम, नंबर, क्लास, डेट ऑफ बर्थ एंड एवरीथिंग, और फीस भी दी हुई है, ठीक है जी। फिर रिसिप्ट लिख लो, फी नंबर लिख लो या रिसिप्ट नंबर लिख लो, ऐसा कुछ दिया हुआ है आपने। और अब आपने एक फी टेबल भी बना दी, क्या बना ली, फी टेबल, जहां पे क्लास वाइज स्टूडेंट्स की डिटेल जाएगी, जहां पे फी नंबर भी आएगा, ये फी नंबर वाला कॉलम हो गया, और क्लास आ जाएगा, स्टूडेंट की फीस आ जाएगी, बस सिर्फ फीस से रिलेटेड डिटेल्स। तो अब आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे यदि आपको दोनों टेबल से मिलाकर डेटा एक्सेस करना है ना, दोनों टेबल का डेटा एक्सेस करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस टेबल का जो प्राइमरी की होगा उसको हम यहाँ पर बेसिकली दूसरे टेबल के फॉरेन की के साथ में मर्ज करेंगे। तो यहाँ पे देखो फीस नंबर वाला जो कॉलम है वो यहाँ भी है और फीस नंबर वाला कॉलम यहाँ भी है, तो एक ऐसा कॉलम होगा जो दोनों टेबल में कॉमन होगा, जिससे आप दोनों टेबल को रेफरेंस कर पाओगे। तो यहाँ पे रोल नंबर जो है स्टूडेंट का वो तो प्राइमरी की बन गया, लेकिन यहाँ जो फीस वाले कॉलम में था ये इसका प्राइमरी की है, लेकिन स्टूडेंट टेबल में भी एग्जिस्ट कर रहा है जो कॉमन कॉलम है वो कहलाएगा आपका फॉरेन की, या क्या कहलाएगा यहाँ पे, फॉरेन की। आई बात समझ में। तो किसी एक टेबल के प्राइमरी की वाले कॉलम को किसी दूसरे टेबल में यदि आप एक्सेस कर रहे होते हो तो वो उस टेबल का फॉरेन की बन जाता है। मेरी बात समझ में आ गई। किसी एक टेबल के प्राइमरी की वाले कॉलम को किसी दूसरे टेबल में आप एक्सेस कर रहे हो तो वो उस दूसरी टेबल के लिए फॉरेन की बन जाता है। तो यहाँ पे यदि आपको दो टेबल को एक साथ मिलाकर एक्सेस करना है तो हमें इस कंस्ट्रेंट को यूज करना होता है। अभी ये जो कंस्ट्रेंट है वो क्या स्पेसिफाई करता है, ये कंस्ट्रेंट ये स्पेसिफाई करता है कि यदि एक टेबल में आप चेंजेस कर रहे हो तो वो दूसरे टेबल में भी रिफ्लेक्ट करेंगे, और यदि किसी एक टेबल के रिकॉर्ड को आप डिलीट कर रहे हो तो वो दूसरे टेबल से भी डिलीट हो जाएंगे। यही फॉरेन की खासियत होती है कि एक टेबल में चेंजेस हो रहे हैं तो वो उसकी जो प्राइमरी की वाली टेबल जो है, जो मेन टेबल है, उसमें भी रिफ्लेक्ट करे। तो फॉर एग्जाम्पल जो हमने अभी टीचर टेबल देखी, क्या देखा मैम कि टीचर टेबल में यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर वाला एक कॉलम है। भाई टीचर आईडी को तो आपने प्राइमरी की बना दिया, डिपार्टमेंट नंबर वाला जो कॉलम है यदि हम एक डिपार्टमेंट टेबल क्रिएट कर लेते हैं, ये एक डिपार्टमेंट टेबल हमने क्रिएट करी और इस डिपार्टमेंट टेबल में आपने डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट नेम को रखा, ठीक है। तो डिपार्टमेंट आईडी यहाँ पे क्या हो गया, प्राइमरी की बन गया इस डिपार्टमेंट टेबल की। और टीचर टेबल में आपने देखा टीचर आईडी हमने प्राइमरी की बनाया हुआ है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, सैलरी, डेट ऑफ बर्थ और डिपार्टमेंट नंबर भी था। तो ये जो डिपार्टमेंट नंबर है यहाँ बन जाएगा फॉरेन की, क्योंकि ये इस टेबल से आपने एसोसिएट किया हुआ है। डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट नंबर विल बी द सेम कॉलम, ठीक है जी, क्योंकि यहाँ पे ये प्राइमरी की है और यहाँ ये बन जाएगा फॉरेन की। अब इसको अप्लाई कैसे करोगे, तो ध्यान से देखो,
ये डिपार्टमेंट टेबल क्रिएट कैसे करोगे, वही क्रिएट टेबल डिपार्टमेंट आईडी इंटीजर वैल्यू है और डिपार्टमेंट आईडी प्राइमरी की बना दिया। डिपार्टमेंट नेम वॉरकेट टाइप की वैल्यूज ले रहा है और डिपार्टमेंट नेम में नाम लिखना जरूरी है, नॉट नल कंस्ट्रेंट लगा दिया। अब ये दूसरी टेबल देखो हमारी वही टीचर टेबल, तो क्रिएट टीचर टेबल प्राइमरी की नॉट नल, लास्ट नेम फर्स्ट नेम जेंडर सैलरी 40,000 डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट के साथ में, डेट ऑफ बर्थ डेट टाइप का वैल्यूज है, डिपार्टमेंट नंबर इंटीजर है। अब डिपार्टमेंट नंबर के बाद जब सारे कॉलम डिफाइन कर दिए तो हम यहाँ पर एक कंस्ट्रेंट यूज कर रहे हैं, दैट इज फॉरेन की कंस्ट्रेंट। फॉरेन की कंस्ट्रेंट में बता रहे हैं कि इतने सारे कॉलम में से कौन सा कॉलम है जो किसी और टेबल का प्राइमरी की है, तो हम बता रहे हैं भाई डिपार्टमेंट नंबर वाला जो कॉलम है उसको हम बना रहे हैं फॉरेन की टेबल के लिए, जो रेफरेंस करेगा डिपार्टमेंट वाली टेबल के डिपार्टमेंट आईडी से। जो लिंक कर रहे हो आप, लिंक किससे कर रहे हो, रेफरेंस यानी लिंक कर रहे हो डिपार्टमेंट टेबल के डिपार्टमेंट आईडी वाले कॉलम से। तो इसके लिए क्या लिखोगे, फॉरेन की लगा के प्रॉपरली आपको लिखना होगा। अब जब आप डीईएससी कमांड से देखोगे ना तो आपको यहाँ पे देखो दिखेगा ये की वाले कॉलम में टीचर वाली टेबल, टीचर टेबल के बारे में बात कर रहे हैं हम, डीईएससी टीचर टेबल। तो आप यहाँ देखो टीचर आईडी तो प्राइमरी दिख रहा है, प्राइमरी की दिख रहा है, लेकिन जो डिपार्टमेंट नंबर है उसके आगे एमयूएल दिख रहा है, मल्टी वैल्यूड, या ये लिंक्ड जो है बेसिकली फॉरेन की वैल्यूज आपको यहाँ पे दिखेंगी। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया अच्छे से। अब इसके साथ में हम यहाँ पे कुछ और चीजें पढ़ते हैं। आपके दिमाग में जो चीज आ रही होगी कि मैम यदि सेम कॉलम दोनों टेबल में है तो यदि मैं डिपार्टमेंट आईडी से कोई डिपार्टमेंट आईडी ऐड करती हूँ या कोई डिपार्टमेंट आईडी को मैं डिलीट करती हूँ तो क्या वो दूसरी टेबल में रिफ्लेक्ट होंगे, तो जी हाँ होंगे। यू कैन ऑल्सो स्पेसिफाई द एक्शन टेकन इन केस ऑफ फॉरेन की एट्रीब्यूट और प्राइमरी की एट्रीब्यूट वैल्यू आर चेंज्ड एज मे रिजल्ट इन वायलेशन ऑफ द रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। ठीक है, दिस मे बी डन यूजिंग द फॉलोइंग कमांड्स, ऑन डिलीट और ऑन अपडेट पर। ये दो चीजें आपको ऐड करनी होगी, ऑन डिलीट और ऑन अपडेट। अब ऑन डिलीट पे क्या क्या एक्शन हो सकते हैं, ऑन अपडेट पे क्या क्या एक्शन हो सकते हैं, तो सुनो। ऑन डिलीट पे या तो आप नल वैल्यू सेट कर सकते हो, या आप चेंजेस को रिफ्लेक्ट करवा सकते हो, या आप चेंजेस को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो। आप चाहते हो कि भाई चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए तो रेस्ट्रिक्ट कर दो, आप चाहते हो कि चेंजेस रिफ्लेक्ट होना चाहिए तो कैस्केड ऑपरेशन सेट हो जाएगा, आप चाहते हो क्या कि कोई भी ऑपरेशन ना हो नल वैल्यू सेट हो जाए तो सेट नल सेट कर दो। ये तीन एक्शंस हो सकते हैं किस ऑपरेशन के बेसिस पर, ऑन डिलीट और ऑन अपडेट पर। मतलब आपकी जो एक मेन टेबल है उसमें जो फॉरेन की है, यदि फॉरेन की वाली किसी वैल्यूज में अपडेशन होते हैं या डिलीशन होते हैं तो उसके बेसिस पे तीन ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, या तो उस अपडेशन को डिलीशन को रेस्ट्रिक्ट कर दो, या उसको अलाउ कर दो, कैस्केड मतलब अलाउ कर दो, या उस जगह पर नल वैल्यूज को सेट कर दो। ठीक है जी, फॉर एग्जाम्पल कि मेरे पास डिपार्टमेंट आईडी वाली टेबल है, डिपार्टमेंट आईडी वाली टेबल में एक नया डिपार्टमेंट मैंने ऐड किया या और कोई दूसरा डिपार्टमेंट मैंने वहां से डिलीट किया, तो अब मैं चाहती हूँ कि टीचर टेबल में भी ये चेंजेस रिफ्लेक्ट हो जाए, तो मैं क्या करूंगी, ऑन डिलीट ऑन अपडेट पर कैस्केड सेट कर दूंगी। ठीक है, या मैं चाहती हूँ कि नहीं हो, रेस्ट्रिक्ट करना है, तो आप रेस्ट्रिक्ट सेट कर सकते हो। और ये कैसे सेट करेंगे, ऐसे समझो। वही सेम टेबल क्रिएट टेबल टीचर प्राइमरी की नॉट नल कंस्ट्रेंट के साथ में ये सारे कॉलम्स अपने यहाँ तक क्रिएट कर लिए। अब फॉरेन की में आपने लिख दिया डिपार्टमेंट आईडी और ऑन कर दिया आपने यहाँ पर, ऑन डिलीट को सेट नल कर दिया, ऑन अपडेट को भी सेट नल कर दिया। ठीक है, ऑन डिलीट मतलब जब टेबल से रिकॉर्ड डिलीट होगा तो उस जगह पर नल वैल्यू सेट हो जाएगी, टेबल में रिकॉर्ड अपडेट होगा तो उस जगह भी वैल्यू सेट नल हो जाएगी, नल वैल्यू सेट हो जाएगी। ठीक है, if a department with given value department id is deleted department table, then tuples that contains the department values attribute, then the teachers table would be set null। डिपार्टमेंट वाली टेबल में यदि कोई वैल्यू डिलीट होती है या अपडेट होती है तो टीचर वाली टेबल में जहां डिपार्टमेंट आईडी है वहां पे नल वैल्यूज अपने आप सेट होगी जब आप ये कमांड लिखोगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। और यदि आप चेंजेस करवाना चाहते हो तो आपको क्या लिख देना है, सेट नल की जगह पर कैस्केड। क्या लिख दोगे, कैस्केड। कैस्केड लिखने से क्या होगा, वो चेंजेस रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ वही लाइन लिखी हुई है दैट इट वुड बी डिलीटेड और द चेंजेस विल बी अपडेटेड। ठीक है जी, आप यहाँ पे इसको रेस्ट्रिक्ट भी कर सकते हो कि चेंजेस रेस्ट्रिक्ट कर दो, ना तो चेंजेस होना चाहिए, ना नल वैल्यू सेट होनी चाहिए, ना वैल्यूज डिलीट होनी चाहिए। भाई जैसे टेबल है टीचर टेबल में जो डिपार्टमेंट आईडी वो वैसा ही बना रहे, भले डिपार्टमेंट वाली टेबल में आप चेंजेस करते रहो लेकिन वो उधर रिफ्लेक्ट नहीं करना चाहिए, तो उसके लिए आप सेट कर दोगे रेस्ट्रिक्ट। ऑन डिलीट और ऑन अपडेट पे क्या सेट कर दोगे, रेस्ट्रिक्ट। तीनों ऑप्शंस मैंने यहाँ पर बताए हुए हैं, तो इतना अच्छे से समझ में आ चुका है, अभी कोई डाउट नहीं है। सो रेस्ट्रिक्ट ऑप्शन विल रिजेक्ट और डिलीट और अपडेट ऑपरेशन विद द रेफरेंस टेबल। ये क्या कर देता है, रिजेक्ट कर देगा। ओके, अब कुछ टेबल सेल्फ रेफरेंसिंग टेबल भी होती है। ये कैसे मैम,
जब फॉरेन की कंस्ट्रेंट को आप रेफरेंस करते हो किसी एक सेम टेबल से, तो उसे हम सेल्फ रेफरेंसिंग टेबल कहते हैं, मतलब एक ही टेबल को आप उसी के साथ लिंक कर रहे हो, दिस इज नोन एज सेल्फ रेफरेंस। जैसे फॉर एग्जांपल कि हम एक एम्प्लॉय टेबल लेते हैं जिसमें 5 कॉलम है, एम्प्लॉय का आईडी, नेम, एज, सैलरी एंड मैनेजर आईडी। क्या लिया? एम्प्लॉय का आईडी है, उसका नेम है, उसका एज है और मैनेजर आईडी है। बिकॉज ऑफ द मैनेजर इज एन एम्प्लॉय, क्योंकि मैनेजर खुद भी एक एम्प्लॉय है, देयर इज अ फॉरेन की रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजर आईडी एंड एम्प्लॉय आईडी इज शोन बिलो। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, इसको रेफरेंस कर देंगे खुद से। सो एम्प्लॉय आईडी प्राइमरी की बन गया, नेम, एज, सैलरी, मैनेजर, है ना। अब फॉरेन की आपने क्या बना दिया, मैनेजर आईडी को ही बना दिया, और उसको रेफरेंस किससे कर रहे हो, इसी टेबल से, सेम टेबल से ही आप रेफरेंस कर रहे हो। तो एक सेम टेबल से भी आप रेफरेंस कर सकते हो, और एम्प्लॉय आईडी से उसको लिंक कर दिया, मैनेजर आईडी, एम्प्लॉय आईडी, क्योंकि मैनेजर भी तो एक एम्प्लॉय ही है। तो दिस इज अगेन पॉसिबल, ठीक है जी। तो कंफ्यूज मत होना, बाकी सारी चीजें मैंने आपको क्लियर की हुई है, कितने कंस्ट्रेंट अप्लाई कर सकते हो, कैसे क्रिएट कर सकते हो, और इन कंस्ट्रेंट को जब अप्लाई करते हो फॉरेन की को, तो आप चेंजेस करवाना चाहते हो, नहीं करवाना चाहते हो, रेस्ट्रिक्ट करना चाहते हो, वो भी कर सकते हो। अब इसको देखेंगे हम प्रैक्टिकली, ठीक है। और उससे पहले पूरी फाइनल क्रिएट टेबल कमांड देख लेते हैं। तो नेमिंग कंस्ट्रेंट अच्छे से समझ में आ गया कि जब आप किसी टेबल को क्रिएट करते हो तो बेटा उसमें बहुत सारी कंस्ट्रेंट अप्लाई करने पड़ते हैं, तब जाके आपकी टेबल जो है एकदम परफेक्ट बनती है। फिर उसमें कोई भी वॉक वैल्यू या कोई अननेसेसरी वैल्यू या कोई ब्लैंक वैल्यू कोई यूजर एंटर नहीं कर सकता है। यदि ऐसे कंस्ट्रेंट आप अप्लाई करोगे तो आप जैसा डेटा चाहते हो ना टेबल में, बिल्कुल वैसा ही डेटा आता है। तो फाइनल क्रिएट टेबल, टीचर क्रिएट टेबल कमांड हमारी अब आपके सामने आ चुकी है, ठीक है। अब इस कमांड को हम यदि एज इट इज टाइप करेंगे तो बिल्कुल एज इट इज वैल्यूज आपकी क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। तो अब इसको देख लेते हैं हम क्या प्रैक्टिकली। तो आ जाते हैं वापस कहां पर, MySQL पर, एंड हियर्स द MySQL, है ना, जो अभी मैंने आपको बताया था। सबसे पहले यहाँ पर हम आ जाते हैं वापस अपने डेटाबेस में। तो क्या लिखना है आपको, यूज डेटाबेस का नाम। डेटाबेस का नाम क्या है हमारा, स्कूल मैनेजमेंट। अभी इसमें हमने देखा था एक टेबल मैनेजमेंट, है ना, स्पेलिंग सही लिखना है। अभी हमने इसमें एक स्टूडेंट नाम की टेबल बनाई थी। अब हम यहाँ बनाने वाले हैं क्या, अब हम यहाँ बनाने वाले एक टीचर टेबल, ठीक है। तो लिखेंगे हम सबसे पहले क्रिएट कमांड, क्रिएट टेबल, और टेबल का नाम है टीचर, TEACHER। नाउ व्हाट यू हैव टू पुट अ पैरेंथेसिस, जो ओपन करना है आपको ब्रैकेट, और अब 1 बाय 1 यहाँ पर हम कॉलम के नाम देंगे। कॉलम नंबर 1 क्या क्रिएट किया हमने, टीचर आईडी। तो सपोज मैं TID नाम से टीचर आईडी बना रही हूँ, दैट इज TID मींस टीचर आईडी, इन शॉर्ट लिख रही हूँ, ठीक है जी। तो आप ध्यान रखना, यहाँ पे मैंने TID नाम से टीचर आईडी बनाया है, जिसकी वैल्यू हम दे देते हैं सपोज इंटीजर। क्लियर हुआ, कॉमा लगाती हूँ। इसके आगे आप टीचर आईडी को प्राइमरी की बनाना चाह रहे हो तो बेटा इसके आगे प्राइमरी की कंस्ट्रेंट भी लिख दो, प्राइमरी की हमने कंस्ट्रेंट भी ऐड कर दिया और फिर कॉमा लगा दिया, देयर इज अ स्पेस, है ना। प्राइमरी की के बीच में आपको स्पेस भी देनी होगी, सो ये प्राइमरी की बन जाने वाला है। नाउ कॉमा लगाते हैं, और अब टीचर आईडी के बाद में क्या लिखते हैं हम, टीचर आईडी के बाद में फर्स्ट नेम। तो एफ नेम नाम से फर्स्ट नेम क्रिएट कर रहे हैं टीचर का। फर्स्ट नेम कैसा होगा, वॉर्कर टाइप का, और इसकी वैल्यू हम दे देते हैं सपोज 20, ठीक है। नाम आपका ब्लैंक नहीं होना चाहिए, इसलिए इसके आगे हम यूज कर लेते हैं क्या, इसके आगे हम नॉट नल कंस्ट्रेंट का यूज कर लेते हैं नाम। तो देखो मैंने नॉट नल कंस्ट्रेंट लिख दिया एफ नेम के आगे, कॉमा लगाती हूँ। इसी तरीके से लास्ट नेम भी लिख लेते हैं, लास्ट नेम भी वॉर्कर टाइप का होगा, और 20 वैल्यूज इसकी एक्सेप्ट करवाओगे आप, राइट। यहाँ देखो ये 20 वैल्यूज है, देखते जाना आगे, ठीक है। और इसको मैंने क्लोज कर दिया, और यहाँ पे इसमें भी हम नॉट नल कंस्ट्रेंट अप्लाई कर देते कि भाई लास्ट नेम भी नल नहीं होना चाहिए। चाहो तो मत अप्लाई करो नॉट नल, फर्स्ट नेम तो कंपलसरी है ही, तो नॉट नल यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है जी। चलिए कॉमा लगाते हैं, फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया, टीचर आईडी हो गया। इसके बाद क्या था, जेंडर, जेंडर एंटर कर देते हैं, ओके। जेंडर की वैल्यू भी कैर ले लेते हैं, कैर की वैल्यू क्या होगी, ओनली 1, अंडरस्टूड। नाउ कॉमा लगाते हैं, जेंडर के बाद में क्या एंटर करना है, अब हमें सैलरी, सपोज सैलरी एंटर कर देते हैं हम। सैलरी को हमें डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट के साथ में ऐड करना था, तो सैलरी हम ले लेते हैं डेसिमल में, और डेसिमल में वैल्यूज दे देते हैं कि भाई 10 डिजिट की इंटीजर वैल्यूज होगी, और 2 प्रिसिजन सेट कर देते हैं, ओके। और इसके आगे लगाते हैं, अब यहाँ पे हम क्या, इसके आगे यहाँ पे हम लगा देंगे कि सैलरी जो है बेसिकली आपकी 40,000 तक की होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट का यूज कर लेते हैं, डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट, और वैल्यू लिख देते हैं 40,000, ठीक है। कहाँ गया, ये नीचे आ गया, देखो डिफॉल्ट 40,000, ठीक है। कॉमा लगा दिया, डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट भी आ गया, ओके। अब इसके बाद में लिखना है आपको क्या, डेट ऑफ बर्थ। तो मैं इसके लिए क्रिएट करती हूँ DOB इन शॉर्ट मैंने क्रिएट किया हुआ है, और डेट टाइप की वैल्यू हम यहाँ सेट कर देते हैं। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट इज डिपार्टमेंट ID, तो DEPT डिपार्टमेंट ID, DEPT ID, डिपार्टमेंट नंबर ले लो, NO ले लो, चलो डिपार्टमेंट नंबर के DEPT डिपार्टमेंट नंबर ले लिया, और ये होगा आपका अगेन इंटीजर टाइप में, ठीक है जी।
समझ में आ गया। अब वो हमने एक चेक कंस्ट्रेंट देखा था कि डिपार्टमेंट की जो वैल्यू है वो 110 से पहले अंदर तक ही होना चाहिए, इससे ज्यादा की वैल्यू ना यूजर एंटर ना करे। तो आप यहाँ पे एक चेक कंस्ट्रेंट को अप्लाई कर दो। सपोज चेक कंस्ट्रेंट हमने लिखा और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे हम, यहाँ लिखेंगे DEPT डिपार्टमेंट नंबर इज लेस देन इज इक्वल्स टू, डिपार्टमेंट नंबर क्या होगा, लेस देन इज इक्वल्स टू 110 होगा। ठीक है जी, इससे ज्यादा नहीं होगा। तो बेसिकली मैंने यहाँ पर एक टेबल क्रिएट कर दी है और अब एक और ब्रैकेट क्लोज करके लगाती हूँ सेमीकोलन। आप देख सकते हो जो जो मैंने कांस्टेंट आपको बताया वो सारे कांस्टेंट मैंने यहाँ अप्लाई कर दिए। नाउ आई प्रेस एंटर। क्या लिखा हुआ आया, लेट्स सी, क्वेरी ओके, 0 रो अफेक्टेड। अभी फॉरेन की कंस्ट्रेंट को यूज नहीं किया है, सिर्फ मैंने एक टीचर टेबल क्रिएट की। देखना है टीचर टेबल क्या इस कंस्ट्रेंट के साथ क्रिएट हुई है। तो देखो बेटा जी, लिख लेते हैं DESC, क्या लिखते हैं, डिस्क्राइब कमांड, DESC और लिखते हैं टीचर, टेबल का नाम, सेमीकोलन। नाउ आई प्रेस एंटर। हियर्स द टेबल, टीचर आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, सैलरी, डेट ऑफ बर्थ, डिपार्टमेंट नंबर। नाउ इंटीजर, वर्कर 20, केयर 1, डेसिमल, डेट, टाइम, इंट, ये वैल्यूज होगी। अब यहाँ पे हमने टीचर आईडी और फर्स्ट नेम पर यहाँ पर हमने अप्लाई कर दिया प्राइमरी की कंस्ट्रेंट और नॉर्डिनल कंस्ट्रेंट। तो यहाँ पे देखो ये वैल्यूज आ गई। डिफॉल्ट सैलरी पे आपने डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट 40,000 अप्लाई कर दिया तो वो भी आ चुका है। तो अब आपको ये सारी वैल्यूज यहाँ पे विजिबल हो रही है, जैसे टेबल मैंने अभी आपको बताई थी वैसी की वैसी विजिबल हो रही है। अब आपको अप्लाई करना है फॉरेन की कंस्ट्रेंट ना, तो फॉरेन की कंस्ट्रेंट के लिए दूसरी टेबल भी तो चाहिए मैम। तो हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं अब डिपार्टमेंट टेबल। मैंने लिखा क्रिएट डिपार्टमेंट टेबल, क्रिएट कर ले तो DEPT या डिपार्टमेंट पूरा लिख लेते हैं। चलो डिपार्टमेंट नाम लिख दिया पूरा डिपार्टमेंट। अब डिपार्टमेंट टेबल क्रिएट कर रहे हैं, पैरेंथेसिस लगाते हैं, 2 कॉलम ले लेते हैं। एक लेते हैं यहाँ पे डिपार्टमेंट ID, ओके, DEPT ID से ले लेती हूँ और इसकी वैल्यू लेते हैं हम इंटीजर टाइप में होगी वैल्यूज। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इंटीजर लिख दिया, डिपार्टमेंट ID इंटीजर टाइप की वैल्यू होगी। कॉमा लगाती हूँ, डिपार्टमेंट नेम DEPTNAME, डिपार्टमेंट नेम ले लिया। नेम कैसा होगा आपका, सपोज वर्कर टाइप का होगा। ठीक है जी, और डिपार्टमेंट का नेम अगेन हम 20 कैरेक्टर्स तक ही देते हैं कि भाई 20 कैरेक्टर्स तक ही डिपार्टमेंट का नाम होगा। सो ये क्वेरी मैंने यहाँ लिख दी, देखो क्रिएट डिपार्टमेंट टेबल। अच्छा, क्रिएट के बाद टेबल भी आता है ना जी, तो क्रिएट टेबल भी लिखो, ऐसे मिस कर सकते हो आप भी, बहुत ध्यान से लिखना। क्वेरी क्रिएट टेबल डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ID इंटीजर, डिपार्टमेंट नेम वर्कर टाइप का होगा। एंड नाउ प्रेस दी सेमीकोलन, एट द एंड क्या प्रेस करना है आपको, सेमीकोलन। ठीक है जी, तो ये आ गए हम लास्ट में। एंड नाउ आई प्रेस सेमीकोलन एंड प्रेस एंटर। सो क्या लिखा हुआ है देखो, क्वेरी ओके, 0 रो अफेक्टेड, मतलब कि डिपार्टमेंट नाम की टेबल भी क्रिएट हो गई है। देखना है तो DESC DEPRAT डिपार्टमेंट का नाम लिख देती हूँ मैं, DESC डिपार्टमेंट। नाउ आई प्रेस सेमीकोलन एंड एंटर हियर। तो दोनों टेबल आपके सामने आ चुकी है। डिपार्टमेंट टेबल में डिपार्टमेंट ID और डिपार्टमेंट नेम है। अभी हमने यहाँ पे प्राइमरी की अप्लाई नहीं किया, तो देखो ये यस लिखा हुआ है, यहाँ पे अभी आपने कोई भी प्राइमरी की कंस्ट्रेंट अप्लाई नहीं किया। तो आप इस टेबल को चेंज भी कर सकते हो, समझ में आ रही है बात। तो फॉरेन की कंस्ट्रेंट अप्लाई करने के पहले इस टेबल में आपको चेंजेस भी तो करने होंगे। तो यदि टेबल में आप चेंज करना चाहते हो, जैसे यहाँ मैंने इसको प्राइमरी की बनाना भूल गए, आप देखो यहाँ पे टेबल में मैंने डिपार्टमेंट ID को प्राइमरी की कंस्ट्रेंट अप्लाई नहीं किया है, तो यहाँ पे नॉट नल वैल्यू की वैल्यू नो नहीं आ रही है, अंडरस्टूड। तो इस केस में हम टेबल के स्ट्रक्चर में बदलाव कर सकते हैं। यदि टेबल के स्ट्रक्चर में बदलाव करना चाहते हो ना, तो बेसिकली उसके लिए आपको यूज करना होगा एक कमांड जिसका नाम है ऑल्टर कमांड, है ना, और उससे पहले ड्रॉप कमांड। तो ड्रॉप कमांड को लास्ट में समझेंगे, पहले समझते हैं ऑल्टर कमांड। ठीक है जी, ऑल्टर कमांड क्या करता है, ऑल्टर कमांड की मदद से आप टेबल के स्ट्रक्चर में बदलाव कर सकते हो। सपोज आपको कोई नया कॉलम ऐड करना है, सपोज आपको कॉलम का नाम बदलना है, सपोज आपको कॉलम का साइज बढ़ाना है, सपोज किसी स्टूडेंट का नाम 20 कैरेक्टर से ज्यादा का है। अभी हमने यहाँ पे टीचर नाम 20 कैरेक्टर सेट किया हुआ है, अब 20 कैरेक्टर से ज्यादा का है, तो आपको कॉलम का साइज बढ़ाना होगा, आपको 30 या 40 कैरेक्टर सेट करना होगा। तो ऐसे जब आपको टेबल के स्ट्रक्चर में बदलाव करने होते हैं, तो हम यहाँ पे ऑल्टर टेबल कमांड का यूज करते हैं। दिस कमांड इज यूज्ड टू मॉडिफाई द बेसिक टेबल डेफिनेशन। टेबल डेफिनेशन को बदलने के लिए, टेबल के डेफिनेशन में चेंजेस करने के लिए वी यूज द ऑल्टर टेबल कमांड। यदि आपको नया कॉलम ऐड करना है तो कमांड क्या लिखोगे, ऑल्टर टेबल टीचर ऐड लिखोगे, ऐड के अंदर सपोज एज ऐड करना है तो आप एज ऐड कर पाओगे। मेरी बात समझ में आ गई, क्या करोगे, ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, ऐड क्या करना है, एज, एज नाम का एक कॉलम ऐड करना है और उसकी वैल्यू इंटीजर होगी, तो वो नया कॉलम आपके टेबल में ऐड हो जाएगा। चलो देखते हैं क्या मैम कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैं MySQL पे आ जाती हूँ और यहाँ लिखती हूँ ऑल्टर, ठीक है, टेबल, टेबल का नाम क्या है हमारा, टीचर टेबल है। ठीक है जी, अब इसमें हमने लिखा ADD ऐड, और नया कॉलम जो आपको ऐड करना है वो क्या है, एज कॉलम ऐड करना है। एज के आगे में यहाँ पे क्या लिख देती हूँ, उसकी वैल्यू, एज किस टाइप का होगा मैम, इंटीजर टाइप का होगा, तो ये इंटीजर लिखा है, सेमीकोलन लगाया, क्या लिखा हुआ है, क्वेरी ओके, 0 रो अफेक्टेड।
आपकी क्वेरी ओके मतलब क्वेरी सक्सेसफुली रन हो गई है, एक नया कॉलम ऐड हो चुका है। देखिए क्या कॉलम ऐड हुआ है कि नहीं, तो DESC कमांड में लिख देते हैं हम टीचर कमांड और टेबल का नाम। तो देखो यहाँ पर अब एक आपको नया कॉलम विजिबल हो रहा है, ठीक है। यहाँ देखो एज नाम का कॉलम आ गया, टीचर आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, सैलरी, डेट ऑफ बर्थ, डिपार्टमेंट नंबर एंड एज। एज ऑल्सो यहाँ पे आपको विजिबल हो रहा है, ठीक है। तो अभी समझ में आ गया कि नया कॉलम ऐड करना, तो क्वेरी क्या लिखनी है, ऑल्टर टेबल टीचर ऐड, ऐड लगा के जो कॉलम ऐड करना है वो ऐड कर देना है, ओके। आप किसी कॉलम में बदलाव करना है तो क्या करोगे, यदि आपको किसी कॉलम में बदलाव करना है तो इस ऐड की जगह पर हम मॉडिफाई यूज करेंगे, ठीक है। देखो मॉडिफिकेशन दिया है क्या मैंने, ऑल्टरिंग अ कॉलम, यस। यदि आपको किसी टेबल में चेंजेस करने हैं, किसी टेबल के कॉलम में बदलाव करने हैं, तो उसके लिए आप ऑल्टर टेबल मॉडिफाई यूज करो, या आप ऑल्टर टेबल डायरेक्टली इसका ऑल्टर का भी यूज कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अ कॉलम डेफिनेशन कैन आल्सो बी ऑल्टर्ड, फॉर एग्जांपल ड्रॉपिंग द डिफॉल्ट वैल्यू और डिफाइनिंग अ न्यू वैल्यू, पुरानी वैल्यू को हटाकर नई वैल्यू देनी। जैसे टीचर टेबल में डिफॉल्ट वैल्यू सैलरी 40,000 है, नाउ इफ यू वांट टू ड्रॉप दिस वैल्यू एंड सेट 30,000 देन इट कैन बी डन बाय यूजिंग ऑल्टर टेबल टीचर, ऑल्टर सैलरी, सैलरी वाला कॉलम ऑल्टर करना है, ड्रॉप डिफॉल्ट, जो डिफॉल्ट आपने कंस्ट्रेंट अप्लाई किया था उसको डिफॉल्ट हटाकर नया सेट करना है। तो आप यहाँ पे ड्रॉप डिफॉल्ट हटाकर क्या लिखोगे, सेट डिफॉल्ट, जो नई वैल्यूज आपको सेट करनी। तो दिस इज ऑल्सो डन। ऐसे आप उसको क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, अंडरस्टैंड। यदि आपको कोई कॉलम डिलीट ही कर देना है, इफ यू वांट टू डिलीट अ कॉलम, जो एज वाला कॉलम अभी हमने ऐड किया उस एज वाले कॉलम को डिलीट ही कर देना है, तो आपको क्या लिखना है, ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम और ड्रॉप लिखना होगा। अभी ऐड लिखा था, ऐड की जगह पे ड्रॉप लिखोगे और जिस कॉलम को ड्रॉप करना है उसका नाम लिख देना। और यदि वो कॉलम बेसिकली आपका प्राइमरी की फॉरेन की वाला है और चेंजेस रिफ्लेक्ट करना चाहते हो कि यदि मेन टेबल से डिलीट कर रहे हो तो उसके फॉरेन टेबल में भी, फॉरेन की वाली टेबल में भी चेंजेस हो जाए, तो कैस्केड लिख देना, कैस्केड चेंजेस अलाउ कर देगा। नहीं करना है तो रेस्ट्रिक्ट लिख देना, रेस्ट्रिक्ट चेंजेस को रेस्ट्रिक्ट कर देगा। अभी पढ़े थे हमने, है ना जी। तो इफ अ कॉलम कैन बी ड्रॉप्ड यूजिंग द कमांड बट वन मस्ट स्पेसिफाई द ऑप्शंस आल्सो, रेस्ट्रिक्ट और कैस्केड फॉर द ड्रॉप बिहेवियर। As discussed, restricts would not let that column to be dropped if they're being referenced in the other table. And cascade would drop the constraint associated with this column in the relation that is related with the other reference table. आगे बात समझ में, तो ऑल्टर टेबल ड्रॉप यूज करोगे तो कॉलम को डिलीट करोगे, ऑल्टर टेबल ऐड यूज करोगे तो नया कॉलम ऐड करोगे, और ऑल्टर टेबल यदि आप, जैसे यहाँ लिखा हुआ देखो, ऑल्टर टेबल ड्रॉप एज, तो कॉलम आपका ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। और यदि कॉलम में चेंजेस करने हैं तो ऑल्टर टेबल, टेबल नेम और ऑल्टर फिर लिखोगे तो उससे आप चेंजेस कर पाओगे। वैसे इसकी जगह पे मॉडिफाई भी यूज होता है, ठीक है। और यदि आपको सपोज की कंस्ट्रेंट को हटाना है, आपको प्राइमरी की हटाना है, आपको फॉरेन की हटाना है, तो दिस इज ऑल्सो डन, ऑल्टर टेबल टीचर ड्रॉप फॉरेन की, टीचर फॉरेन की, ठीक है। समझ में आया, आप फॉरेन की को भी हटा सकते हो, आप ड्रॉप कर सकते हो, कंस्ट्रेंट को भी आप डिलीट कर सकते हो, तो यू कैन राइट लाइक दिस। तो आप यहाँ से प्राइमरी की और इन कंस्ट्रेंट को भी हटा सकते हो, ठीक है। अब यदि आपको कोई कंस्ट्रेंट ऐड करना है तो कंस्ट्रेंट ऐड करने के लिए क्या करोगे, ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, ऐड कंस्ट्रेंट का यूज करना, और जो भी कंस्ट्रेंट आपको ऐड करना है वो आप ऐड कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल कि अभी हमने फॉरेन की कंस्ट्रेंट ऐड नहीं किया और ना प्राइमरी की डिपार्टमेंट में ऐड किया, नाउ वी वांट टू ऐड दैट कंस्ट्रेंट, तो आपको क्या लिखना होगा, ऑल्टर टेबल, जिस टेबल में कंस्ट्रेंट ऐड करना है, सपोज डिपार्टमेंट में, तो टेबल का नाम लिखना डिपार्टमेंट, ऐड कंस्ट्रेंट, और जिस पर्टिकुलर टेबल में कंस्ट्रेंट ऐड करना है उसका नाम लिख देना। कि हमें यहाँ पे सपोज टीचर डिपार्टमेंट टेबल में जो है वो आपको प्राइमरी की कंस्ट्रेंट ऐड करना है, तो आप प्राइमरी की कंस्ट्रेंट ऐड करोगे तो पर्टिकुलरली वो कंस्ट्रेंट ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब सेशन को ऐड करेंगे उसके पहले मैं आपको उसको ऑल्टर कमांड को यूज करना बता दूं और ड्रॉप को यूज करना बता दूं। तो अभी हमने यहाँ पे एज वाला कॉलम ऐड किया हुआ है, अभी इसको यदि ड्रॉप करना है तो क्या लिखेंगे, ऑल्टर, और ऑल्टर के बाद ओके जी वापस आ जाओ, यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं, अब लिखते हैं चलो ऑल्टर, और ऑल्टर के साथ आपको टेबल का नाम लिखना है। टेबल का नाम क्या है आपका, सपोज आपकी टेबल का नाम है टीचर टेबल, ऑल्टर टेबल टीचर। अब आपको डिलीट करना है कॉलम, तो ड्रॉप, कौन सा कॉलम डिलीट करना है, एज वाला कॉलम, ड्रॉप एज वाला कॉलम, नाउ सेमीकोलन। सो देखो जीरो रो अफेक्टेड, अभी एज वाला कॉलम यहाँ दिख रहा है। अब फिर से मैं यदि DESC कमांड चलाती हूँ और यहाँ पे टीचर टेबल को एक्सेस करती हूँ, सेमीकोलन लगाती हूँ, तो आप देखोगे यहाँ एज वाला कॉलम दिख रहा है, यहाँ पे ड्रॉप कमांड लिखने से, ये ड्रॉप लिखने से कॉलम आपका डिलीट हो चुका है, ठीक है। आप मॉडिफाई का भी यूज कर सकते हो, देखो ऑल्टर, ऑल्टर के साथ में मॉडिफाई भी यूज कर सकते हो। ऑल्टर टेबल, सपोज ऑल्टर टेबल, हम डिपार्टमेंट वाली टेबल में चेंजेस करना चाहते हैं, चेक करते हैं मॉडिफाई काम कर रहा है कि ऑल्टर टेबल डिपार्टमेंट, मॉडिफाई करना चाह रहे हो आप क्या,
मॉडिफाई करना चाह रहे हो आपके जो आपने डिपार्टमेंट, यहाँ देखो ये डिपार्टमेंट वाली टेबल है हमारी, इसमें हमने डिपार्टमेंट आईडी बनाया हुआ है, इसको हमें प्राइमरी की कंस्ट्रेंट से सेट करना है। तो हम यहाँ लिख देते हैं DEPT डिपार्टमेंट आईडी, इसकी डेफिनेशन बदल रहा है, इंटीजर टाइप का है और साथ में इसमें आगे आप ऐड कर दो प्राइमरी की, कि भाई आप इसको प्राइमरी की बनाने वाले हो। नाउ सेमीकोलन, देखते हैं मॉडिफाई काम करता है। यस, ऑल्टर के साथ मॉडिफाई काम कर रहा है, ऑल्टर के साथ ऑल्टर भी काम करेगा, मॉडिफाई की जगह ऑल्टर भी लिख सकते हो, है ना, दोनों सही है। तो यहाँ पे क्या बन गया, अब जो आपकी टेबल है ना उसमें डिपार्टमेंट आईडी प्राइमरी की बन चुका है ऑल्टर कमांड की मदद से। चेक करना है DESC चला दो वापस से और यहाँ पे लिख दो आप डिपार्टमेंट, ठीक है जी, एंटर प्रेस करूंगी मैं। तो यहाँ देखो अब आपको दिख रहा है ये डिपार्टमेंट आईडी के आगे नल वैल्यूज के आगे क्या आ गया, नो आ चुका है, क्योंकि हमने प्राइमरी की सेट किया था। यहाँ पे आपको दिख रहा है यस, यहाँ प्राइमरी की सेट नहीं किया था। तो अब आपने टेबल की कंस्ट्रेंट में भी बदलाव कर दिया, वो भी मॉडिफाई के साथ, ऑल्टर के साथ नहीं, ये मॉडिफाई की जगह ऑल्टर भी लिख सकते हो, दोनों सही है, ठीक है, गलत नहीं है, दोनों को सपोर्ट करता है MySQL। अब क्या करना है, यहाँ तक तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है। बस इसी तरीके से आप सारे कंस्ट्रेंट को, फॉरेन की कंस्ट्रेंट और सारे कंस्ट्रेंट को अप्लाई कर सकते हो और एक अच्छी खासी टेबल क्रिएट कर सकते हो। अब फाइनली आपको यदि टेबल को ही डिलीट करना है, तो यदि आपको टेबल को डिलीट करना है तो हम चलाते हैं ड्रॉप टेबल कमांड, जो मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बताऊंगी जब हम सारी कमांड्स को बहुत अच्छे से समझ लेंगे, है ना। तो ड्रॉप टेबल कमांड की मदद से क्या कर सकते हो, आप फाइनली टेबल को डिलीट कर सकते हो, पूरी टेबल डिलीट हो जाएगी जो आपने अभी यहाँ पर क्रिएट की है। तो ड्रॉप टेबल, टेबल का नाम लिखोगे, यदि चेंजेस के साथ में डिलीट करना चाहते हो तो, और यदि रेस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहते हो या रेस्ट्रिक्ट करना चाहते हो तो रेस्ट्रिक्ट लिख सकते हो। मतलब वही कैस्केड, मतलब अपडेशंस के साथ में, कंस्ट्रेंट के साथ में डिलीट करोगे तो कैस्केड लिखना, और यदि टेबल को रेस्ट्रिक्ट करना है तो रेस्ट्रिक्ट भी लिख सकते हो। ये हमने अभी सारे एक्शंस देख लिए। तो ड्रॉप कमांड, ड्रॉप टेबल कमांड इज यूज्ड टू डिलीट द होल टेबल। ओके, अब कैस्केड लिखोगे तो ऑल द कंस्ट्रेंट्स दैट रेफर टू दिस टेबल विल आल्सो बी ऑटोमेटिकली डिलीटेड, जो कंस्ट्रेंट आपने अप्लाई किए होंगे वो भी डिलीट हो जाएंगे। और यदि आप यहाँ पे चाहते हो क्या कि जो रेफरेंस टेबल इसके साथ में थी, मतलब जो टीचर टेबल के साथ डिपार्टमेंट टेबल थी, उसमें चेंजेस ना हो, है ना, तो आप यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट भी लिख सकते हो। तो ड्रॉप टेबल कमांड समझ में आ गया कैसे करना है यूज। उसके बाद ऑल्टर कमांड का मतलब भी समझ में आ चुका है। तो आज के सेशन में हमने कितनी कमांड्स यूज करी है, यदि आपको टेबल क्रिएट करना है, डेटाबेस क्रिएट करना है, टेबल में चेंजेस करना है तो ऑल्टर टेबल, कॉलम ऐड करना है, कोई कॉलम डिलीट करना है, किसी कॉलम में आपको चेंजेस करना है तो आप, या कॉलम को आपको डिलीट करना है तो आप इस तरीके से, कंस्ट्रेंट ऐड करना है तो इस तरीके से कमांड्स को रन कर सकते हो। तो अब यदि वैल्यूज को आपको इंसर्ट करना है टेबल में तो हम क्या करेंगे मैम, तो हम यूज करेंगे DML स्टेटमेंट्स, राइट। DML स्टेटमेंट्स में सबसे कॉमन स्टेटमेंट है जिसका नाम है इंसर्ट स्टेटमेंट, जिसकी मदद से हम एग्जिस्टिंग टेबल में जो हमने अभी क्रिएट किया है उसमें आप वैल्यूज को इंसर्ट कर सकते हो। सो इंसर्ट कमांड इज यूज्ड टू इंसर्ट द टपल इन अ रिलेशन, रिलेशन मतलब टेबल, टेबल में टपल मतलब रो, रिकॉर्ड्स को क्रिएट करने के लिए हम इंसर्ट कमांड का यूज कर सकते हैं। वी कैन स्पेसिफाई द नेम ऑफ द रिलेशन एंड टपल इज टू बी इंसर्टेड एंड द वैल्यूज। तो यहाँ पे हमें उन रिकॉर्ड्स को स्पेसिफाई करना पड़ेगा एज ए वैल्यूज जो हमें टेबल में इंसर्ट करने, साथ में उस टेबल का नाम भी हमें शो करना होगा, ठीक है। जैसे क्रिएट टेबल कमांड से हम क्या करते हैं, टेबल को क्रिएट करते हैं इस तरीके से, क्रिएट टेबल टीचर, टीचर टेबल हमने क्रिएट करा, टीचर आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, सैलरी, डेट ऑफ बर्थ, डिपार्टमेंट नंबर, और कंस्ट्रेंट आप अप्लाई कर सकते हो फॉरेन की और प्राइमरी की। तो ये तो टेबल क्रिएशन का कोड हुआ जो हमने अभी देखा MySQL में। लेकिन वही जब इसी सेम टेबल में इन्हीं सारे कॉलम्स में आपको वैल्यूज इंसर्ट करनी है तब हम यूज करते हैं इंसर्ट इनटू टेबल नेम। टीचर की जगह जो भी टेबल आप क्रिएट करो, कस्टमर, एम्प्लॉय, व्हाटएवर टेबल, आपको यहाँ पे टेबल का नाम लिखना होगा, ठीक है। तो इंसर्ट इनटू टेबल नेम, वैल्यूज लिख के हर एक कॉलम की वैल्यूज आपको स्पेसिफाई करनी होगी। याद रखना अगर कैर और वॉरकेर वैल्यू होती है, डेटा टाइप अगर कैर और वॉरकेर होता है तो सिंगल इन्वर्टेड या डबल इन्वर्टेड में आपको वैल्यू लिखनी होती है, राइट। सो 101 टीचर आईडी, शनाया बत्रा, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, F, 50,000 इज द सैलरी, डेट ऑफ बर्थ एंड टीचर आईडी, सॉरी डिपार्टमेंट आईडी। तो ये सारी वैल्यूज हमने यहाँ पर वैल्यूज के अंदर, है ना, ब्रैकेट के अंदर सारी वैल्यूज स्पेसिफाई कर दी एंड पुट सेमीकोलन। सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेरी द वैल्यू इज इंसर्टेड इनटू द टेबल। तो टेबल में एक टपल, एक रो क्रिएट हो जाने वाली है। तो एक तरीका तो ये हो गया मैम कि इंसर्ट इनटू टेबल नेम और वैल्यूज लिख के वैल्यूज लिख दो, या फिर आप चाहो किसी लिमिटेड कॉलम में वैल्यूज इंसर्ट करना, आपको सारे कॉलम में इंसर्ट नहीं करना है, आपको कुछ सिलेक्टेड कॉलम्स में इंसर्ट करना है, या आप कॉलम्स के नाम स्पेसिफाई करना चाहते हो तो दिस इज अगेन पॉसिबल। आपको क्या करना है, इंसर्ट इनटू टेबल, टेबल के सारे कॉलम्स का नाम आपको स्पेसिफाई करना है टेबल के आगे, देन वैल्यूज में सारी वैल्यूज लिख देना है। तो दोनों ही तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कमांड को यूज कर सकते हैं। फॉर्मेट क्या है ध्यान से याद करना, इंसर्ट इनटू
इनटू, यहाँ पे आएगा आपका टीचर नेम या जो भी टेबल नेम होगा, टीचर होगा, डिपार्टमेंट होगा, वट एवर टेबल जो आप क्रिएट करोगे, एम्प्लॉय, कस्टमर, प्रोडक्ट, इन्वेंट्री, जो भी टेबल आप क्रिएट करोगे उस टेबल का नाम, वैल्यूज लिख के ब्रैकेट में आपको लिखनी होंगी उन वैल्यूज को जिसको आप इंसर्ट करना चाहते हो, एंड देन सेमीकोलन। दिस इज द सिंटेक्स ऑफ इंसर्ट इनटू कमांड, जिसको अब हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं। ठीक है, तो ये MySQL खुला हुआ है और यहाँ पे हमने टीचर टेबल बनाए रखी है, TID, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, सैलरी, डेट ऑफ बर्थ, डिपार्टमेंट नंबर के साथ, और डिपार्टमेंट टेबल भी बनाई हुई है, डिपार्टमेंट ID और डिपार्टमेंट नेम। फिलहाल हम इंसर्ट कमांड चलाते हैं इस डिपार्टमेंट टेबल पे। तो देखो मैंने लिखा है यहाँ पर इंसर्ट इनटू टेबल नेम, टेबल का नाम क्या है हमारे, डिपार्टमेंट। ठीक है, दोनों ही टेबल में अभी कोई भी वैल्यू नहीं है, दोनों टेबल का आप देख सकते हो यहाँ पे बेसिकली दोनों टेबल में हमने डिस्क्रिप्शन ओपन किया हुआ है कि टेबल में किस टाइप की वैल्यू आना चाहिए, कंस्ट्रेंट अप्लाई किया है या नहीं किया है। तो ये टेबल का स्ट्रक्चर है जो DESC कमांड से हमने देखा, DESC कमांड से टीचर और डिपार्टमेंट टेबल का स्ट्रक्चर है। वैल्यू इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट इनटू डिपार्टमेंट टेबल का नाम, अब मैंने बताया हम क्या लिखेंगे, वैल्यूज, और वैल्यूज के आगे लगा देंगे ब्रैकेट। अब जो वैल्यूज आपको इंसर्ट करनी है, सपोज डिपार्टमेंट ID मुझे 1 एंटर करना है, इंटीजर टाइप का है तो बिना सिंगल इन्वर्टेड के लिख रहे हैं। वर्कर टाइप, डिपार्टमेंट कौन सा है, मान लो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट है तो इसको आपको लिखना होगा सिंगल इन्वर्टेड के अंदर। ठीक है, देखो इसको मैं बेसिकली सिंगल इन्वर्टेड में लिख रही हूँ या डबल इन्वर्टेड, कुछ भी लगा सकते हो। ठीक है, देन पुट ब्रैकेट एंड देन सेमीकोलन। नाउ जैसे ही एंटर प्रेस किया, क्वेरी ओके, 1 रो अफेक्टेड, मींस कि इस डिपार्टमेंट टेबल में अब एक रो क्रिएट हो चुकी है जिसमें 1 डिपार्टमेंट ID है और डिपार्टमेंट का नाम केमिस्ट्री है। सिमिलरली यदि आप टीचर टेबल में वैल्यू इंसर्ट करना चाहते हो तो सेम क्वेरी हम टीचर टेबल के लिए भी चलाते हैं। इंसर्ट इनटू टेबल का नाम दैट इज टीचर, देन लिखोगे आप वैल्यूज। ठीक है, और ब्रैकेट में अब हम इंसर्ट इनटू टीचर टेबल का नाम है वैल्यूज, सारी वैल्यूज लिखेंगे जो हमें एंटर करनी है। सपोज 101 टीचर ID है, टीचर का नाम सपोज शनाया और बत्रा लास्ट नेम है, तो ये हम एंट्री कर रहे हैं जैसे आपकी बुक में दिया हुआ है, शनाया बत्रा फर्स्ट नेम लास्ट नेम हो गया, टीचर ID हो गया। देन उसके बाद में एंटर करना है हमें जेंडर, फीमेल है तो जेंडर एंटर कर दिया। फिर आपको सैलरी एंटर करना है, सैलरी नंबर में है डेसिमल में तो विदाउट इन्वर्टेड कॉमा आएगी। सैलरी के बाद आपको एंटर करना होगा क्या, सैलरी के बाद आपको एंटर करना होगा डेट ऑफ बर्थ एंड डिपार्टमेंट नंबर। डेट ऑफ बर्थ इज ऑलवेज इन सिंगल इन्वर्टेड, तो डेट ऑफ बर्थ सपोज हम यहाँ पे एंटर कर लेते हैं। अब डेट ऑफ बर्थ ध्यान रखना, जैसे आपने क्या दिया होगा आपके सिस्टम में जो डेट का फॉर्मेट होगा YYMMDD, उसी फॉर्मेट में आपको डेट ऑफ बर्थ लिखनी होगी। इस चीज का आपको खास ख्याल रखना है। ठीक है, अदरवाइज उसमें एरर आ जाएगी। देखो मैंने यहाँ पे उसी फॉर्मेट में डेट ऑफ बर्थ लिखी है DDMMYY के फॉर्मेट में और इसको सिंगल इन्वर्टेड में लिखा है। लास्ट में आपको लिखना है डिपार्टमेंट नंबर, सपोज डिपार्टमेंट नंबर 1 है, ब्रैकेट क्लोज, सेमीकोलन, नाउ प्रेस एंटर, क्वेरी ओके, 1 रो अफेक्टेड। मतलब टीचर टेबल में भी हमने इंसर्ट इनटू टीचर वैल्यू से एक एंट्री कर दी है जिसमें 101 टीचर ID है, शनाया बत्रा नाम है, फीमेल है, 50,000 सैलरी है और बेसिकली 1 डिपार्टमेंट ID मतलब केमिस्ट्री वाले डिपार्टमेंट में काम करती है। तो दोनों तरीके से मैंने यहाँ पे आपको एंटर करना रिकॉर्ड समझा दिया है कि कैसे आपको जो है रिकॉर्ड्स को इंसर्ट करना है। ठीक है जी, समझ में आया। अब यदि आपको किसी रिकॉर्ड को अपडेट करना है और अपडेट करने के भी पहले ये मान लो कि आपको रिकॉर्ड को चेक करना है कि टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ या नहीं हुआ। अपडेट के पहले हम समझेंगे कि टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ या नहीं हुआ। वैसे तो एक रो क्रिएट हो गई है मैम, 1 रो अपडेटेड लिखा हुआ आ रहा है, क्वेरी ओके भी है, बट अब आपको टेबल में रिकॉर्ड चेक करना है तो एक क्वेरी होती है जिसका नाम है सिलेक्ट कमांड। सिलेक्ट कमांड के थ्रू हम क्या करते हैं, इट इज यूज्ड टू रिट्राइव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेबल और डेटाबेस। डेटाबेस से इंफॉर्मेशन को रिट्राइव करने के लिए, एक्सेस करने के लिए हम सिलेक्ट कमांड का यूज करते हैं। ठीक है, और एक पॉपुलर क्वेरी सिलेक्ट की, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। जब आप ऐसा लिखते हो ना, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम और सेमीकोलन लगाते हो तो यहाँ पे टेबल में जितनी वैल्यूज है, जितने रोज हैं, जितने कॉलम्स हैं, सब विजिबल हो जाते हैं सिर्फ इस एक क्वेरी से। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, स्टार मतलब ऑल रिकॉर्ड्स, ऑल कॉलम्स जितने भी है, ऑल रिकॉर्ड्स, ऑल कॉलम्स सब एक्सेस होते हैं फ्रॉम टेबल नेम। सपोज टीचर टेबल है तो टीचर लिख देना, डिपार्टमेंट टेबल है तो डिपार्टमेंट। तो पहले जरा हम ये रन करके देखते हैं, फिर हम अपडेट और डिलीट को भी डिटेल में समझेंगे। हम ये चेक कर लेते हैं कि मैम वाकई रिकॉर्ड जो है वो इंसर्ट हुए हैं या नहीं हुए। तो इंसर्ट से रिकॉर्ड इंसर्ट होते हैं लेकिन दिखते नहीं है, इस तरीके से आउटपुट आता है। अगर देखना है कि रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ या नहीं हुआ तो लिखोगे सिलेक्ट स्टार
फ्रॉम टेबल नेम, सपोज टेबल हमारी कौन सी है, टीचर टेबल है मैम। नाउ आई प्रेस एंटर, तो अब आपको देखो टेबल दिख रही है, टीचर आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, सैलरी, डेट ऑफ बर्थ, डिपार्टमेंट नंबर, सब विजिबल हो रहा है। 101 शनाया बत्रा वाली एंट्री पूरी दिख रही है। सिमिलरली यदि आप लिखते हो यहाँ पर क्या, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट, अगर मैंने यहाँ पे क्वेरी लिख दी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट, ये देखो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट, तो अब आप देखो डिपार्टमेंट वाली टेबल भी विजिबल हो गई, डिपार्टमेंट आईडी 1 है, डिपार्टमेंट नेम केमिस्ट्री है, दोनों समझ में आ गया। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट समझ में आया, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर, सिलेक्ट कमांड बेसिकली आपको यहाँ पे समझ में आई कि हमें टेबल के पूरे रिकॉर्ड एक्सेस करने, तो मैम हम सिलेक्ट कमांड का यूज करते हैं, ठीक है। अब उसके पहले देखो सिलेक्ट को ही डिटेल में समझ लेते हैं। अगर आपको कोई इंडिविजुअल रिकॉर्ड एक्सेस करना है, ठीक है, अभी तो एक ही रिकॉर्ड है, ऐसे मल्टीपल रिकॉर्ड यू कैन इंसर्ट। फॉर एग्जांपल कि मल्टीपल रिकॉर्ड को पहले समझते कि आपको यहाँ पे मल्टीपल रिकॉर्ड्स इंसर्ट करना है, तो क्या बार बार मैम इंसर्ट क्वेरी चलाएंगे, नहीं, बार बार आपको इंसर्ट क्वेरी चलाने की जरूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से, है ना, इस तरीके से सेमीकोलन के पहले, ध्यान से समझना, इस सेमीकोलन के पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, ब्रैकेट्स लगा देंगे और अलग अलग ब्रैकेट्स में एक एक रिकॉर्ड को एंटर करते चलेंगे। सपोज केमिस्ट्री हो गया, दूसरा जो है डिपार्टमेंट CS डिपार्टमेंट है, कंप्यूटर साइंस, ब्रैकेट लगाया मैंने और इनके बीच में लगाना है कॉमा, क्या लगाना है इनके बीच में, कॉमा। तो इस तरीके से ना आप मल्टीपल रिकॉर्ड इंसर्ट कर पाओगे, ठीक है। अब जैसे मैं बता रही हूँ इस तरीके से बस आप इंसर्शन करना, तो आपकी टेबल में मल्टीपल रिकॉर्ड्स इंसर्ट हो जाएंगे, ठीक है जी, समझ में आया। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो CS के बाद कौन सा डिपार्टमेंट एंटर करूं जरा बताओ। थर्ड नंबर पे हम डिपार्टमेंट एंटर कर लेते हैं, सपोज फिजिक्स, ठीक है, फिजिक्स डिपार्टमेंट एंटर कर लेते हैं, देन ब्रैकेट क्लोज। और कुछ रिकॉर्ड आपको एंटर करने हैं, और कुछ रिकॉर्ड एंटर करने हैं, यस मैम। तो एक और रिकॉर्ड एंटर कर लेते हैं, फोर्थ नंबर पे हम एंटर करते हैं, मान लो अकाउंट्स डिपार्टमेंट, ठीक है। तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट एंटर हो गया और इस तरीके से हमने यहाँ पे टोटल 4 रिकॉर्ड्स लिख लिए, 1 2 3 4। एक इंसर्ट क्वेरी, इंसर्ट इनटू डिपार्टमेंट वैल्यूज, और वैल्यूज देखो पहला तो केमिस्ट्री था ही, दूसरा आपका CS हो गया, तीसरा फिजिक्स हो गया, फोर्थ नंबर का अकाउंट्स हो गया, ठीक है। आप चाहो तो इस केमिस्ट्री में डिपार्टमेंट वैल्यू बदल दो, ठीक है, या एज इट इज रहने दो, नो इश्यूज। एंटर प्रेस करते हैं, देखो एरर आ गई, क्या, कि डुप्लीकेट एंट्री। अब ये भी आपके लिए एक प्रूफ है कि 1 नाम का केमिस्ट्री वाला रिकॉर्ड ऑलरेडी एंटर है और हम फिर से वही सेम रिकॉर्ड एंटर करना चाह रहे हैं। डिपार्टमेंट आईडी प्राइमरी की है, प्राइमरी की कभी भी नल वैल्यू को अलाउ करती ही नहीं है, तो या तो आप चाहो तो इस रिकॉर्ड को यहाँ से हटा दो, या फिर आप चाहो तो इसका नंबर बदल दो, है ना, यही एक ऑप्शन है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं और इस रिकॉर्ड को बेसिकली यहाँ से क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं, ठीक है। तो अब आपको ये चीज समझ में आ गई कि प्राइमरी की नेवर अलाउ द डुप्लीकेट वैल्यू, दैट इज व्हाई द डेटाबेस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ओके। प्राइमरी की कभी भी क्या करता है, डुप्लीकेट वैल्यू को अलाउ नहीं करता है। अब मैंने यहाँ से केमिस्ट्री हटा दिया, नाउ आई प्रेस एंटर, तो क्वेरी होके 3 रोज अफेक्टेड, मतलब 3 रो आपकी क्रिएट हो चुकी है, 1 केमिस्ट्री की, 2 CS डिपार्टमेंट, 3rd फिजिक्स, 4th अकाउंट डिपार्टमेंट। देखना है हमें सारे रिकॉर्ड, तो वही करेंगे हम, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट, ओके जी। तो ऐसे आप एक सिंगल क्वेरी से मल्टीपल रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हो। क्या है क्वेरी, समझ में आ गया। इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज, ब्रैकेट के अंदर आपको वैल्यूज लिखते जाना है, ब्रैकेट के अंदर आपको वैल्यूज लिखते जाना है, कॉमा लगा के जितनी भी वैल्यूज लिखनी है, और एंड में सेमीकोलन लगा देना। तो ऐसे आपको 100, 1000, 500, 200, 90, 80, 50, 20 जितने रिकॉर्ड इंसर्ट करने, इसी तरीके से आप इंसर्ट कर सकते हो रिकॉर्ड्स को एक क्वेरी में। समझ में आ गई बात। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अगर हमें सिर्फ एक इंडिविजुअल कॉलम एक्सेस करना है ना, या आपको किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू को एक्सेस करना है, मान लो कि इस टेबल से मुझे सिर्फ CS डिपार्टमेंट को एक्सेस करना है, सिर्फ CS डिपार्टमेंट, तो हम क्या लिखेंगे मैम, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम दैट इज डिपार्टमेंट, ध्यान से समझना, ठीक है। वेयर क्लॉज का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, वेयर। वेयर क्या करता है, टेबल में से किसी एक वैल्यू को, इंडिविजुअल वैल्यू को कंडीशन स्पेसिफाई करने के अकॉर्डिंग आप एक्सेस कर सकते हो। वेयर में आप क्राइटेरिया स्पेसिफाई करते हो, कंडीशन स्पेसिफाई करते हो। क्या क्या क्राइटेरिया लगा दें हम, जहां पे डिपार्टमेंट नेम या डिपार्टमेंट आईडी क्या हो, सपोज डिपार्टमेंट आईडी जहां पर हो इज इक्वल्स टू, मैंने लिखा है यहाँ पर डिपार्टमेंट आईडी जहां पर हो 2, वो वाला रिकॉर्ड हमें एक्सेस करना है, ठीक है जी। कुछ गलत हुआ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट वेयर डिपार्टमेंट आईडी, यू हैव एन एरर इन योर एसक्यूएल सिंटैक्स, चेक दैट। अच्छा, सिलेक्ट का स्पेलिंग रॉन्ग है, देखो, है ना, इसलिए कह रही हूँ कि क्वेरी बहुत ध्यान से देखकर लिखना, ठीक है। क्वेरी बहुत ध्यान से देखकर लिखना, अगर एक भी स्पेलिंग मिस्टेक होता है तो एरर आ जाएगा। देखो सिलेक्ट की स्पेलिंग यहाँ रॉन्ग थी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट वेयर डिपार्टमेंट इज इक्वल्स टू 2, तो अब हमने यहाँ क्या किया, सिलेक्ट के साथ में वेयर लगा दिया। वेयर क्लॉज से आप किसी टेबल के एक इंडिविजुअल रिकॉर्ड को एक्सेस कर सकते हो,
वेयर के आगे जो कंडीशन लगाओगे, वेयर के आगे जो भी क्राइटेरिया लिखोगे उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग सर्चिंग होगी। तो अब यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी जहाँ पे 2 है उसका डिपार्टमेंट नेम के सहित पूरी डिटेल आ गई। अभी सिर्फ आपको डिपार्टमेंट कॉलम एक्सेस करना है, डिपार्टमेंट आईडी वाला कॉलम एक्सेस करना है। तो आप स्टार की जगह पे वो कॉलम लिख दोगे, जैसे मैंने लिखा सिलेक्ट, ठीक है। अभी हम कॉलम का नाम लिख रहे हैं डिपार्टमेंट आईडी, हमें ये चाहिए कि हर एक डिपार्टमेंट का आईडी मिल जाए। तो सिलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम टेबल नेम, टेबल नेम का यूज कर लेते हैं यहाँ पर, है ना जी। तो देखो सिर्फ आईडी आ गए। तो सिलेक्ट कमांड की मदद से आप कॉलम एक्सेस कर सकते हो, स्पेसिफाई कर सकते हो क्राइटेरिया एज वेल एज सारे कॉलम्स को एक्सेस कर सकते हो। दिस इज डन बाय द सिलेक्ट कमांड। होपफुली आपको सिलेक्ट कमांड अच्छे से समझ में आई। तो सिलेक्ट टेबल नेम, फ्रॉम में लिखते हो सिलेक्ट जो आपको करना है, स्टार करना है तो ऑल कॉलम, कॉलम का नाम लिख दोगे तो इंडिविजुअल कॉलम, वेयर कंडीशन। इस तरीके से हम सिलेक्ट को यूज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो टेबल क्रिएट की हुई है आपकी, वही डिपार्टमेंट टेबल, टीचर टेबल, इसी तरीके से फॉरेन की कांस्टेंट आप अप्लाई कर देना। कुछ इस तरीके से टेबल आपको यहाँ दिख रही है, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, कॉमर्स, बायोलॉजी, मैथ्स, इकोनॉमिक्स, ये डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट नेम इनके। टीचर टेबल में देखो कुछ इस तरीके से 14 टीचर्स की एंट्री है। अभी हमने सिर्फ एक ही टीचर की है, आप इस तरीके से इंसर्ट कमांड चला के 14 टीचर्स की एंट्री कर सकते हो। अंडरस्टूड, समझ में आ गया यहाँ तक कि किस तरीके से जो है ये बेसिकली काम कर रहा है, ठीक है। अब आपको क्वेरी रन करनी है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर वेयर टीचर आईडी इज 101। जैसे अभी हमने देखा था डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल्स टू 1 या 2, तो उसके अकॉर्डिंग वैल्यू आई थी। यहाँ पे वैसे ही क्वेरी रन कर दी, टीचर आईडी इज 101, तो ये टीचर आईडी 101 के अकॉर्डिंग पूरी डिटेल आ गई। स्टार लगा था तो सारे कॉलम्स विजिबल हो रहे हैं, समझ गए। इसी तरीके से अगली क्वेरी क्या दी हुई है, ध्यान से देखो, सिलेक्ट फर्स्ट नेम लास्ट नेम। अब स्टार की जगह पर सिर्फ 2 कॉलम सिलेक्ट करने हैं आपको, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। तो टू फाइंड द कॉलम्स ऑफ फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम ऑफ एम्प्लॉय जिनकी 50,000 से ज्यादा सैलरी है, ठीक है। अगेन क्राइटेरिया प्लस कॉलम दोनों। तो सिलेक्ट फर्स्ट नेम लास्ट नेम फ्रॉम टीचर टेबल वेयर सैलरी ग्रेटर देन 50,000, जहां पे सैलरी 50,000 से ज्यादा होगी उसी टीचर का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम विजिबल करेगा, ठीक है। तो इस क्वेरी के अकॉर्डिंग देखो यहाँ पे हमारी टीचर टेबल है, जहां 50,000 से ज्यादा सैलरी होगी 1, 2 है ना, अच्छा ये नहीं है 2, ठीक है, जहां 50,000 से ज्यादा हुई, ओके, एंड 3 टीचर्स हैं जिनकी 50,000 से ज्यादा सैलरी है, तो उनका फर्स्ट नेम और उनका लास्ट नेम एक्सेस कर रहे हैं हम विद द हेल्प ऑफ दिस क्वेरी। एंड होपफुली आपको समझ में आया। तो ये हमने यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज किया, किसका, कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज किया। तो ये 3-4 टीचर्स की आपको डिटेल यहाँ पे मिल गई, ठीक है। इसी तरीके से आप और क्वेरी यूज कर सकते हो सिलेक्ट कमांड के थ्रू। सिलेक्ट टीचर आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डिपार्टमेंट नंबर। आपने 4 कॉलम एक्सेस करना है तो चारों के नाम लिख दिए। फ्रॉम विच टेबल, टेबल नेम, टीचर। अब आप वेयर में देखो क्या कंडीशन दे रहे हो, जहां पे डिपार्टमेंट नंबर 4 या डिपार्टमेंट नंबर 7 हो, जहां पर डिपार्टमेंट नंबर 4 और डिपार्टमेंट नंबर 7 होगा वही रिकॉर्ड्स आपको मिलेंगे, ठीक है। इनमें से कोई एक भी आंसर ट्रू होगा तो आपको आंसर मिल जाएगा। ये दोनों लॉजिकल ऑपरेटर के थ्रू कनेक्टेड है। अगर डिपार्टमेंट नंबर 4 होता है तो या डिपार्टमेंट नंबर 7 होता है तो दोनों ट्रू हो गया तो भी, और एज वेल एज आपको जो भी डिपार्टमेंट नंबर के अकॉर्डिंग यहाँ पे मिलेगा वो आंसर मिल जाएगा, ठीक है। और एंड 2 ऑपरेटर्स होते हैं, ध्यान रखना है ना। और का मतलब होता है प्लस, एंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई। 2 कंडीशंस हम यहाँ पे देते हैं, कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2, ध्यान से समझना। और क्या करता है, जिसका नाम प्लस है वो बेसिकली अगर दोनों कंडीशन ट्रू होती है तो ट्रू आंसर देता है, एक कंडीशन ट्रू या फॉल्स होती है तो भी ट्रू देता है, एक फॉल्स ट्रू होती है तो भी ट्रू देता है। जब दोनों फॉल्स होगी तभी आपको फॉल्स रिटर्न करेगा। तो अब यहाँ पे देखो डिपार्टमेंट नंबर 4 ये भी ट्रू हो सकती है, डिपार्टमेंट नंबर 7 ये भी ट्रू हो सकती है, लेकिन क्या एक सेम एम्प्लॉय दोनों डिपार्टमेंट में काम कर सकता है क्या? दोनों ट्रू हो ही नहीं सकती टेबल में। या तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम टीचर के आगे डिपार्टमेंट आईडी 4 होगा या तो 7 होगा, तो दोनों में से कोई एक भी ट्रू होगी ना तो भी आपको आंसर जनरेट करके दे देगा, ठीक है। समझ में आ गई बात? तो ये और का काम होता है। और बेसिकली एंड कैसे काम करता है, तो एंड क्या करता है, यहाँ पर सिर्फ दोनों कंडीशन ट्रू होगी ना तो ही आपको आंसर रिटर्न करेगा, एल्स सब में फॉल्स रिटर्न कर देगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई करता है वैल्यूज को। अंडरस्टूड दिस थिंग? आ गई बात समझ में अच्छे से? क्लियर? चलिए, तो ये हो गया आपका ऑपरेटर्स। एक और क्वेरी यहाँ पे रन की हमने, सिलेक्ट फर्स्ट नेम लास्ट नेम डिपार्टमेंट नेम फ्रॉम टीचर टेबल एंड डिपार्टमेंट। देखो दोनों टेबल से मिला के आप यहाँ पे क्वेरी को एक्सेस कर पा रहे हो, दोनों टेबल से मिला के आप फर्स्ट नेम लास्ट नेम डिपार्टमेंट आईडी डिपार्टमेंट नेम। अभी डिपार्टमेंट नेम टीचर तो है में तो है नहीं मैम, टीचर टेबल में नहीं है। डिपार्टमेंट नेम किस में है? डिपार्टमेंट टेबल में। लेकिन डिपार्टमेंट आईडी भी किस में है? डिपार्टमेंट वाली टेबल में। ये दोनों डिपार्टमेंट आईडी वाले कॉलम डिपार्टमेंट टेबल के कॉलम्स है और ये दोनों टीचर टेबल के कॉलम्स है। ये डिपार्टमेंट के और ये टीचर टेबल के कॉलम्स है।
आप दोनों टेबल से कंबाइंडली डेटा को एक्सेस करना चाह रहे हो तो बहुत सिंपल सी क्वेरी यहां पे लिखी हुई है, सिलेक्ट कॉलम्स जो आपको एक्सेस करना है फ्रॉम बोथ द टेबल्स फ्रॉम टेबल नेम्स, ठीक है, कॉमा लगा के टेबल नेम्स कर दिए। इसको कहते हैं क्रॉस ज्वाइन। इसको क्या कहते हैं हम यहाँ पे? क्रॉस ज्वाइन। बेसिकली टू रिट्राइव द नेम ऑफ ऑल टीचर्स एंड नेम ऑफ नंबर्स ऑफ देयर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स। आपको सारे टीचर्स के नाम चाहिए जो कि उनके रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में वो काम करते हैं। सो दिस क्वेरी विल रिजल्ट इन सेट which the number of rows will be the number of rows in teacher table multiplied with the rows in the department table. So total 126 रो यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हो आप। इसको किस नाम से जानते हो? कार्टेशियन प्रोडक्ट। अंडरस्टूड दिस थिंग? आई बात समझ में? चलो रन करके देखते हैं कुछ क्वेरीज इसी तरीके से, है ना। सपोज कि मैं यहाँ पे लिख देती हूँ क्या, सेम क्वेरी में लिखती हूँ यहाँ पे सिलेक्ट, ओके। हमने लिखा एफ नेम। देखो टीचर टेबल में क्या है, टीचर टेबल में एफ नेम इज दिस ना, कॉलम का नाम ध्यान से देखना, एफ नेम एंड एल नेम। और डिपार्टमेंट टेबल में DEPTID, डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट नेम, ठीक है। सपोज हम एफ नेम और एल नेम को एक्सेस करते हैं, एफ नेम और एल नेम को एक्सेस करते हैं टीचर टेबल से, कॉमा लगाते हैं, डिपार्टमेंट आईडी कॉमा डिपार्टमेंट नेम, ठीक है जी, फ्रॉम। इतना समझ में आ गया? दोनों टेबल से चारों कॉलम्स के नाम लिख लिए। फ्रॉम टेबल का नाम लिखते हैं टीचर टेबल, कॉमा लगा के लिख देते हैं डिपार्टमेंट टेबल, ठीक है, कॉमा लगा के लिखते हैं डिपार्टमेंट, ओके जी। स्पेलिंग सही लिखना, एंटर प्रेस किया। सो एज यू सी हियर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नेम आपको यहाँ पे मिल रहा है शनाया बत्रा 1 2 3 4 केमिस्ट्री CS फिजिक्स। इसी तरीके से आपको सारे इंप्लॉइज के मिल जाएंगे क्योंकि हमारी टीचर टेबल में एक ही इंप्लॉय था शनाया बत्रा। मेरी टीचर टेबल में हमने एक ही रिकॉर्ड एंटर किया हुआ है। यहाँ ध्यान से देखो, आपने देखा एक ही रिकॉर्ड है। अगर इस टीचर टेबल में 10 रिकॉर्ड्स होते हैं तो वो 10 इन 4 डिपार्टमेंट से मल्टीप्लाई होते हैं। मेरी बात समझ में आ गई अच्छे से? तो 4 10 40 रिकॉर्ड्स आपको यहाँ विजिबल होते। तो यहां हमने क्या किया, दो टेबल से, टीचर और डिपार्टमेंट टेबल से इन कॉलम्स को एक्सेस किया। और ये कैसे एक्सेस कर पा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे ये दोनों फॉरेन की से कनेक्टेड है। टीचर टेबल का डिपार्टमेंट नंबर और डिपार्टमेंट टेबल का डिपार्टमेंट आईडी फॉरेन की के थ्रू हमने यहाँ पर कनेक्ट किए हुए हैं। अब फॉरेन की कैसे क्रिएट करना है समझ में आ गया, जैसे प्राइमरी के करते हैं वैसे ही रेफरेंसेस के साथ में। इतना क्लियर हुआ अच्छे से? और सिमिलरली यदि आपको चाहिए कोई वैल्यूज एक्सेस करना तो आप अभी मैंने बताया वेयर के साथ में स्पेसिफाई कर सकते हो। डन? इतना समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ इफ यू हैव टू कंबाइन ईच टीचर विथ हिज और हर रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट, देयर शुड बी अ कनेक्टिंग कॉलम बिटवीन टू टेबल्स। ऑब्वियस, दोनों टेबल के बीच में एक कॉमन कॉलम होना चाहिए जिससे आप दोनों टेबल को एक्सेस कर सकते हो। तो अभी जो हमारे पास टेबल थी, इन दोनों में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कॉमन कॉलम कौन सा है? यहाँ पे जो कॉमन कॉलम है वो है डिपार्टमेंट नंबर और यहाँ है डिपार्टमेंट आईडी। ये एक ऐसा कॉलम है जो कि यहाँ पे डिपार्टमेंट टेबल में तो प्राइमरी की का काम कर रहा है और टीचर टेबल में फॉरेन की का काम कर रहे हैं, है ना। आई बात समझ में? और इसी डिपार्टमेंट नंबर और डिपार्टमेंट आईडी के थ्रू ये दोनों टेबल को लिंक कर सकते हैं और दोनों से मिलाकर डेटा एक्सेस कर पाते हैं हम। समझ में आ गया अच्छे से? और अगर टीचर टेबल की प्राइमरी की बात करें तो टीचर आईडी विल बी द प्राइमरी की। क्लियर? तो अब आपको सिलेक्ट कमांड अच्छे से समझ में आ गई, है ना। कार्टेशियन प्रोडक्ट इसी को कहते हैं, इसी को क्रॉस जॉइन कहते हैं। किसी एक टेबल का एक रिकॉर्ड दूसरी टेबल के हर एक रिकॉर्ड के साथ में मल्टीप्लाई होता है। मान लो यहाँ पे 2 रिकॉर्ड्स है और यहाँ पे हर एक दूसरे टेबल में 3 रिकॉर्ड्स हैं, तो ये एक जो रिकॉर्ड है वो इन सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर ये दूसरा रिकॉर्ड भी इन सबके साथ मल्टीप्लाई होगा। इसी को कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट और क्रॉस जॉइन। अंडरस्टूड दिस थिंग? नाउ अब यदि आपको क्या करना है, यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर, टीचर टेबल एंड डिपार्टमेंट आईडी कैन बी यूज टू जॉइन 2 टेबल्स। 2 टेबल को ज्वाइन करने के लिए डिपार्टमेंट आईडी का हम यूज कर रहे हैं। Now this type of join will result in joining rows from teacher and department table based on the equality between department number and department ID columns. डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट नंबर सेम कॉलम्स है, दोनों में इक्वल वैल्यूज होगी, उसी की बेसिस पे ये ज्वाइन करेगा। अगर ऐसा चाहते हो आप कि दोनों में इक्वल वैल्यूज हो तो आपको आंसर मिले, तो हम यहाँ लिखेंगे सिलेक्ट फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम डिपार्टमेंट आईडी डिपार्टमेंट नेम फ्रॉम टीचर डिपार्टमेंट टेबल। वेयर के साथ आप यहाँ पे कंडीशन भी लगा सकते हो, ठीक है। मान लो डिपार्टमेंट आईडी में 10 कॉलम्स है और डिपार्टमेंट नंबर वाला जो कॉलम है दूसरी टेबल में उसमें 5 कॉलम्स है, तो जहां दोनों मैच करेंगे 1 to 5 वो इक्वल रिकॉर्ड्स आपको विजिबल कर देगा। सो दिस इज द वे। ये भी एक ज्वाइन की कंडीशन होती है जिसको हम इक्वी ज्वाइन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम? इक्वी ज्वाइन। कि यहाँ पे आप वो सेम कॉलम की दोनों इक्वल वैल्यूज चेक करते हो जिससे कि टेबल लिंक है।
तो उसी बेसिस पे आप जो है आंसर एक्सेस कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं सेम क्वेरी लिखती हूँ जो अभी हमने चलाई, ठीक है, फर्स्ट नेम डिपार्टमेंट आईडी डिपार्टमेंट नेम, और यहाँ पे मैं लगा देती हूँ क्या, वेयर क्लॉज। ध्यान से देखना, अभी हमारी टेबल में तो एक ही रिकॉर्ड है और ऑब्वियस दोनों की वैल्यू 1 1 मैच भी कर रही है ना जी, आई बात समझ में। तो मैंने यहाँ पे लिखा वेयर, और वेयर के आगे हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, अब वेयर के आगे हम लिखेंगे टीचर टेबल का कौन सा कॉलम, डिपार्टमेंट नंबर, DEPTNO डॉट लगा के लिखना, ठीक है, टीचर टेबल का डिपार्टमेंट नंबर वाला कॉलम, और इज इक्वल्स टू लगा के लिखेंगे हम कौन सा कॉलम, डिपार्टमेंट टेबल का डॉट लगा के कौन सा कॉलम, DEPTID डिपार्टमेंट आईडी। अभी समझ में आ गया। हम यहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं 4 कॉलम दोनों टेबल से मिलाकर, लेकिन हमने कंडीशन दे दी कि टीचर टेबल का डिपार्टमेंट नंबर और डिपार्टमेंट टेबल का डिपार्टमेंट आईडी मैच होना चाहिए, तो वही रिकॉर्ड आपको डिस्प्ले होंगे। अभी टीचर टेबल में और रिकॉर्ड्स तो है नहीं, एक ही रिकॉर्ड है, और 1 नंबर का जो डिपार्टमेंट आईडी है डिपार्टमेंट टेबल के 1 नंबर के रिकॉर्ड के साथ मैच कर रहा है, तो देखो एक ही रिकॉर्ड दिया। आपको समझ में आया, दोनों क्वेरी में डिफरेंस समझ में आ रहा है। यहाँ हमने कोई इक्वालिटी ऑपरेटर का यूज नहीं किया था, कार्टेशियन प्रोडक्ट उसने दूसरी टेबल के सारे रिकॉर्ड के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ देखो मैंने इक्वालिटी का यूज कर लिया, डिपार्टमेंट टेबल और टीचर टेबल का जो डिपार्टमेंट आईडी और नंबर वाला कॉलम है दोनों में वैल्यू इक्वल होगी, सिर्फ उसी को शो करेगा, तो यहाँ इक्वल वैल्यू वाला ही कॉलम शो किया। हैव यू अंडरस्टूड दिस थिंग कि कैसे आप यहाँ पे इक्वी जॉइन और नॉर्मल कार्टेशियन जॉइन का यूज कर पा रहे हो, ये क्लियर हो रहा है। तो सिलेक्ट के थ्रू हम कैसी भी वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं, कैसा भी डेटा को रिट्राइव कर सकते हैं, एंड दिस इज द आंसर। जहां पे डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट जो नंबर है वो इक्वल होगा, तो इस तरीके से अभी जो हमारी टेबल है टीचर टेबल, उसमें टोटल इतने सारे टीचर्स हैं, उनके डिपार्टमेंट आईडी और कॉलम मैच कर रहे हैं, तो वो पूरी इंफॉर्मेशन आपके सामने आ गई। ठीक है जी, चलिए नाउ सपोज वी हैव टू रिट्राइव द सिमिलर डिटेल्स ऑफ टीचर्स इन केमिस्ट्री डिपार्टमेंट। वो टीचर्स जो कि केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में काम करती हैं, अब इस डिपार्टमेंट नेम के अकॉर्डिंग आपको सर्चिंग करनी है, तो क्या करोगे, सिलेक्ट फर्स्ट नेम लास्ट नेम डिपार्टमेंट आईडी डिपार्टमेंट नेम फ्रॉम टीचर डिपार्टमेंट। इतना तो समझ में आ रहा है, क्योंकि डिपार्टमेंट नेम हमें डिपार्टमेंट टेबल से मिलेगा और टीचर का नाम हमें टीचर टेबल से मिलेगा, तो दोनों टेबल से हमें डेटा एक्सेस करना है। वेयर डिपार्टमेंट आईडी डिपार्टमेंट नंबर इक्वल होगा, जहां डिपार्टमेंट नेम केमिस्ट्री होगा, दोनों टेबल के ये कॉलम्स इक्वल होंगे और डिपार्टमेंट का नाम क्या होगा, केमिस्ट्री, तो सिर्फ केमिस्ट्री वाले डिपार्टमेंट में काम करने वाले टीचर्स के नाम आपको शो होंगे। ये वेयर कंडीशन जो है ना, ये आपको बहुत ध्यान रखनी है, बाकी सब तो सिमिलर है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। वेयर कंडीशन में हमने एंड में लगा दिया, जहां दोनों डिपार्टमेंट आईडी मैच करेंगे और जहां डिपार्टमेंट का नाम केमिस्ट्री होगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको जो है आंसर रिटर्न करेगा। तो देखो यहाँ पे वही रिटर्न हो रहा है। अंडरस्टूड, बात समझ में आ रही है। जहां दोनों कंडीशन ट्रू होगी, जहां पे ये दोनों कंडीशन ट्रू होगी, डिपार्टमेंट आईडी भी और नंबर भी मैच करेंगे और डिपार्टमेंट नेम भी मैच करेगा केमिस्ट्री से, वही रिकॉर्ड आपको विजिबल हुआ है, बाकी विजिबल नहीं हुआ है। ठीक है, इसको भी रन करके देखना आप। अनदर मेथड इज टू क्रिएट एलियास। अभी एलियास भी आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, आप चाहते हो कि अगर कॉलम का नाम फर्स्ट नेम ना हो, एफ नेम ना हो, फर्स्ट नेम शो हो जाए, है ना, तो आप यहाँ पे इनके एलियास क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, सरनेम या नेम आपको लिखना है, तो एलियास कैसे क्रिएट करते हैं, एज कीवर्ड के थ्रू। किसके थ्रू, एज के थ्रू। एज लगा के आप एलियास क्रिएट करते हो। जैसे सिलेक्ट फर्स्ट नेम एज एफ नेम। एफ नेम हमारी टेबल में लिखा हुआ है नाम, मतलब जो हमारी टेबल है उस टेबल में आपने देखा क्या लिखा हुआ है, टीचर आईडी को TID लिखा हुआ है, फर्स्ट नेम को हमने एफ नेम दिया हुआ है, लास्ट नेम को हमने एल नेम दिया हुआ है। अब हम क्या चाहते हैं कि जब आउटपुट शो होता है तो उसमें एफ नेम एल नेम की जगह क्या शो हो, उसमें एफ नेम एल नेम की जगह पर इसका पूरा नाम शो हो। सपोज इसका नाम प्रॉपरली शो हो फर्स्ट नेम, इसका पूरा नाम शो हो टीचर आईडी, प्रॉपरली टीचर आईडी, यहाँ पे शो हो लास्ट नेम। इस तरीके से आप चाहते हो कि ऐसे कुछ शो हो जाए। कॉलम का नाम कब, जब आप रन करो क्वेरी को तब, ये एक्चुअली चेंज नहीं कर रहे हो, ये जब आपका जो व्यू क्रिएट होता है, जब आप रन करते हो तो जो आपका अब्स्ट्रैक्ट व्यू शो होता है टेबल को रन करते समय, उस समय जो नाम शो हो कॉलम के वो कुछ आपके इस तरीके से शो हो। तो हम क्या लिखते हैं, सिलेक्ट वो नाम जो शो होना चाहिए एज लगा के टेबल का ओरिजिनल कॉलम का नाम, कॉमा लास्ट नेम एज एल नेम। तो ये एज से क्या हुआ, एलियास क्रिएट हो रहा है। मतलब ये मान लो कि आप हो, आपका घर का नाम अलग है और आपका प्रोफेशनल नेम जो स्कूल वगैरह में चलता है वो अलग है, लेकिन पर्सन एक ही है, नाम दो है, तो कॉलम एक ही होगा, एक्चुअल नाम इसका एफ नेम ही होगा, लेकिन उसका एलियास आप क्रिएट कर पा रहे हो। ठीक है, उसका निक नेम दे पा रहे हो आप, ऐसा कह सकते हो।
ठीक है। बाकी क्वेरी आपकी बिल्कुल सेम रहेगी, क्वेरी में कोई इशू नहीं है। यहाँ हमने क्वेरी लिख दी जहां पर डिपार्टमेंट नेम हिंदी होगा और ये दोनों डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट नंबर मैच करेंगे दोनों टेबल के, तो उसी का फर्स्ट नेम लास्ट नेम एफ नेम और फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के साथ शो हो जाए। ठीक है, अब यहाँ नहीं शो हो रहा है लेकिन आप रन करोगे तो ये बकायदा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम से शो होगा। ठीक है, इसको रन करके देख लेते हैं एलियास को। ठीक है, सो यहाँ पे देखो अब हम वही सेम क्वेरी लिखते थे। ठीक है, द क्वेरी सिलेक्ट नेम लास्ट नेम डिपार्टमेंट आईडी। यहाँ पे मैं क्या कर देती हूँ, फिलहाल इस फर्स्ट नेम की जगह पर हम लिखते हैं एफ नेम एज, क्या लिखते हैं, एलियास नाम हमें सेट करना है, राइट। तो हम यहाँ पे सेट करते हैं एफ नेम एज, यहाँ पे लिखूंगी मैं ना एफ नेम की प्लेस पर, अब इतनी सारी क्वेरी नहीं लिख रहे हैं, हम एरो की से इसको ले आए, एज लगाएंगे। एफ नेम एज, इसको कैसे एक्सेस करना चाहते हो आप, फर्स्ट नेम से, तो मैंने लिखा यहाँ पे फर्स्ट नेम। अभी देखो स्पेस मत देना, ठीक है, स्पेस देने की जगह पर क्या लिखोगे आप, ओहो FIRST आ गया। देखो मैंने फर्स्ट लिख के एंटर प्रेस कर दिया तो इस तरीके से आ गया। तो फर्स्ट किससे स्टार्ट हो गया, इससे। वापस इस क्वेरी को रन कर रही हूँ तो अब आप देख पाना मैंने किस तरीके से इसको ऐड किया था। क्या लिखा था मैंने, सिलेक्ट एफ नेम एज FIRSD हो गया था, यहाँ पे आपको अंडरस्कोर करना होगा। ठीक है, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम। ओके जी, वॉट एवर यू टाइप, जो आपको लिखना है वो आप लिखो, बस एफ नेम एज करना। तो यहाँ पे आप देखोगे जो उसका कॉलम का नाम था ना वो बदल गया, एफ नेम से क्या हो गया, FIRSD हो गया। अब यहाँ पे मैंने फर्स्ट नेम लिखा है, इसे लास्ट नेम के आगे भी आप एज लास्ट नेम पूरा लिख सकते हो, डिपार्टमेंट आईडी के आगे एज डिपार्टमेंट आईडी लिख सकते हो। सपोज लास्ट नेम के आगे भी हम एलियास लगाते हैं, एज लास्ट अंडरस्कोर नेम। ठीक है जी, नाउ एंड एंड एंटर। सो एज यू सी यहाँ पे ऊपर आप देखोगे तो आपको शो होगा एफ नेम एल नेम दिख रहा था, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई एलियास यूज नहीं किया था, डायरेक्ट यूज करे थे। अब जब आपने एलियास नेम कर लिया तो एफ नेम एज फर्स्ट नेम जैसा आपने दिया वैसा आ गया, एल नेम एज लास्ट नेम तो ये लास्ट नेम आ गया। ठीक है, अब ये एक्चुअल टेबल में नहीं बदला है, टेबल में तो एफ नेम और एल नेम ही है। अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ क्या, अगर मैंने लिखा यहाँ पर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर, तो आप देखो टेबल में तो हमारा वही नाम है एफ नेम और एल नेम, लेकिन एलियास के थ्रू हमने इसका नाम सेट कर दिया है। ठीक है, मतलब आप एक्चुअल में जब टेबल रन करना चाहते हो तो आप एलियास सेट कर सकते हो। तो याद रखना ये पहले एज बाद में आता है ना, इसके बाद आएगा, एक्चुअल कॉलम के बाद आपको एज लगा के लिखना है। ठीक है, अदरवाइज द एरर विल कम। अंडरस्टूड। चलिए बढ़े आगे। अगला क्वेरी दिया हुआ है सिलेक्ट से रिलेटेड, सिलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम टीचर वेयर जेंडर इक्वल्स टू m। मतलब सिंपल सी बात है, अगर आपको डुप्लीकेट टपल्स सेट नहीं करना है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा डुप्लीकेट टपल्स कैन अपीयर मोर देन वंस इन अ टेबल। अभी जेंडर वाला जो कॉलम है उसमें आप देख रहे हो फीमेल फीमेल मेल मेल फीमेल मेल, इस तरीके से जेंडर वाले कॉलम में जो है वैल्यूज रिपीट हो रही है या नहीं हो रही है, हो रही है ना। तो आप क्या चाहते हो, इफ यू वांट टू रिक्वायर द लिस्ट ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यूज, कि ये रिपीटेशन के साथ वैल्यूज नहीं आ जाए, डिस्टिंक्ट वैल्यूज आए, तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं डिस्टिंक्ट क्लॉज। जैसे वेयर क्लॉज यूज किया था, कंडीशन स्पेसिफाई करी, कंडीशन के अकॉर्डिंग वैल्यूज एक्सेस करी, वैसे डिस्टिंक्ट क्लॉज से हम क्या करते हैं, डिस्टिंक्ट वैल्यूज विदाउट डुप्लीकेशन जो है डिस्टिंक्ट वैल्यूज को एक्सेस कर पाते हो। तो यहाँ लिखा है सिलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम टीचर टेबल वेयर जेंडर इक्वल्स टू m, तो जहां पे सिर्फ m जेंडर होगा वही वैल्यूज आपको मिल जाएगी। ठीक है, सिमिलरली अगर आपको रिपीटेड वैल्यूज नहीं चाहिए, डिपार्टमेंट नंबर में आपको वो डिपार्टमेंट नंबर चाहिए जो वैल्यूज रिपीट नहीं हो रही है, तो आपने लिखा सिलेक्ट डिस्टिंक्ट। अभी देखो यहाँ पे वैल्यूज रिपीट हो सकती है ना, ये 2 और 2 रिपीट हो रहा है। ठीक है जी, मेरी बात समझ में आई कि 2 नंबर के ऐसे डिपार्टमेंट है जिसमें मेल जो है वो है, 2 नंबर के डिपार्टमेंट में 2 मेल पर्सन्स इन्वॉल्व है। अब आप चाहते हो कि यहाँ पे आपको डिस्टिंक्ट वैल्यूज विजिबल हो, तो डिस्टिंक्ट वैल्यूज यदि एक्सेस करना चाहते हो तो इसके लिए हम यहाँ पे सिलेक्ट के बाद में एक डिस्टिंक्ट क्लॉज लगा देते हैं, जिसमें आप देखो 2 रिपीट नहीं हो रहा, कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। सिलेक्ट डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम टीचर वेयर जेंडर इक्वल्स टू m, लेकिन इसके लिए डिस्टिंक्ट वैल्यूज टेबल में पहले होना चाहिए। अभी हमने जो टेबल बनाया उसमें कोई डिस्टिंक्ट वैल्यूज नहीं है, अगर आप पहले डिस्टिंक्ट वैल्यूज क्रिएट करो, पहले डुप्लीकेशन होना चाहिए कुछ वैल्यूज का, देन ओनली ये डिस्टिंक्ट क्लॉज यूज होता है ना। जैसे मेल फीमेल की वैल्यूज m और f रिपीट हो रहा है। अंडरस्टूड। आप किस केवल एक्सेस करना चाहते हो डिपार्टमेंट नंबर। अभी भाई एक डिपार्टमेंट में मल्टीपल इंप्लॉइज काम कर सकते हैं कि नहीं, तो उनका डिपार्टमेंट नंबर तो रिपीट होगा ना। मेरी बात समझ में आ रही है? तो बस वही चीज है जो हमने डिस्टिंक्ट के थ्रू एक्सेस किया है। आफ्टर डिस्टिंक्ट अगर आप यूज करना चाहते हो कोई पैटर्न, समझ में आया, पैटर्न के अकॉर्डिंग, मान लो कि टेबल में जो इंप्लॉइज है वो ए नाम से है बहुत सारे, तो आपको ए नाम वाले सारे इंप्लॉइज को एक्सेस करना है। ठीक है, कि ए नाम से जितने इंप्लॉइज हैं उनकी पूरी डिटेल आ जाए, ए नाम से जितने टीचर्स हैं उनकी डिटेल आ जाए, या वो जो एस से स्टार्ट होते हैं, एस एच से स्टार्ट होते हैं, तो जब आपको सिंगल कैरेक्टर
या फिर मल्टीपल कैरेक्टर के अकॉर्डिंग सर्चिंग करवानी होती है, सिंगल कैरेक्टर या मल्टीपल कैरेक्टर जिसको कहते हो आप पैटर्न, तो बेटा जी यहां यूज कर लेते हैं हम क्या, यहां हम यूज कर लेते हैं लाइक का। लाइक इज अ कीवर्ड और लाइक इज अ प्रेडिकेट जिसकी मदद से आप पैटर्न के अकॉर्डिंग सर्च कर सकते हो। अब यहाँ पे होते हैं दो साइंस, ठीक है, एक तो होता है आपका परसेंटेज जो मल्टीपल वैल्यूज को सर्च करता है, किसको सर्च करता है, मल्टीपल वैल्यूज को। देखो यहाँ लिखा हुआ है परसेंटेज एंड अंडरस्कोर, परसेंटेज सर्च मल्टी वैल्यूज एंड अंडरस्कोर यूज टू सर्च सिंगल कैरेक्टर। ध्यान रखना, परसेंटेज क्या करता है, मल्टीपल वैल्यू को सर्च करता है और अंडरस्कोर का जो साइन होता है वो सिंगल वैल्यू को सर्च करता है। तो दो लाइक प्रेडिकेट के साथ में हम कैरेक्टर्स को यूज करते हैं, एक अंडरस्कोर होता है और एक परसेंटेज होता है। कैसे यूज करना है मैम, सपोज टू रिट्राइव नेम्स ऑफ ऑल द टीचर्स स्टार्टिंग फ्रॉम लेटर एस, एस से जिन टीचर्स के नाम स्टार्ट होते हैं उन्हें हमें एक्सेस करना है। तो क्या क्वेरी लिखेंगे, नाम ही एक्सेस करना है, तो सिलेक्ट फर्स्ट नेम फ्रॉम टीचर वेयर फर्स्ट नेम लाइक डबल इन्वर्टेड के अंदर लिखा आपने एस परसेंटेज, तो एस से स्टार्ट होने वाली शनाया, सुरभि, सौरभ, सुमिता, चारों रिकॉर्ड आपको विजिबल हो गए क्योंकि आपने क्या लिखा था, लाइक के अंदर आपने लिख दिया एस परसेंटेज। परसेंटेज सर्च करेगा एस के बाद मल्टीपल वैल्यूज, देखो एस के बाद यहाँ पे 10 वैल्यूज हैं, यहाँ 4 वैल्यूज हैं, यहाँ 7 वैल्यूज हैं, ठीक है, 7 कैरेक्टर्स है, तो एस के बाद जितने भी कैरेक्टर होंगे सबको सर्च कर लेगा एंड तक। मेरी बात समझ में आ गई, तो परसेंटेज सर्चेस मल्टीपल वैल्यूज। अभी यदि हम इसको अपने टेबल में यूज करते तो हमारी टेबल में एक ही वैल्यू है मैम, है ना, इसके लिए आप चाहो तो वैल्यूज को इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है, इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम लिख देते हैं टीचर, ओके जी, वैल्यूज एंटर करनी है हमें, सपोज मैं एस नाम के ही कुछ रिकॉर्ड्स को एंटर कर लेती हूँ यहाँ पर, क्लियर, ऐसी नाम के हम कुछ रिकॉर्ड्स एंटर कर लेते हैं, राइट। सपोज मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया 102 नाम का टीचर आईडी, देन नाम हम एंटर कर लेते हैं श्रुति, ओके जी, सिंगल इन्वर्टेड में लिखना क्योंकि बेसिकली ये रिकॉर्ड्स हमें सिंगल इन्वर्टेड में चाहिए, ठीक है। मैं कुछ ही वैल्यूज इंसर्ट कर रही हूँ, सिर्फ नेम इंसर्ट कर लेते हैं और इसके बाद में हम इनका जेंडर एंटर कर लेते हैं, लाइक ए फीमेल, देन सैलरी छोड़ देते हैं, सैलरी के अलावा हम डेट ऑफ बर्थ भी नहीं एंटर करते हैं, डिपार्टमेंट नंबर एंटर कर लेते हैं, सपोज 2, ठीक है, एंड सेमीकोलन लगाती हूँ। देखो क्या हुआ, कॉलम नेम डजंट मैच वैल्यू काउंट एट रो, कॉलम नेम जो है वो वैल्यूज के साथ मैच नहीं कर रहा है, तो आपको यहाँ पे पूरी वैल्यूज लिखनी होगी, या फिर इस क्वेरी को रन करना है तो टीचर के आगे आपको वो कॉलम्स स्पेसिफाई करने होंगे, ठीक है। मतलब क्या करना है आपको समझ में आ रहा है, क्या एरर आ रही है, इंसर्ट इनटू टीचर, अगर आपने यहाँ टीचर लिखा हुआ है मतलब आपको सारे कॉलम्स की वैल्यू इंसर्ट करना जरूरी है। अगर आप लिमिटेड कॉलम की वैल्यूज इंसर्ट करना चाहते हो तो टीचर के आगे उन कॉलम के नाम स्पेसिफाई करना जरूरी है, लाइक दिस। देखो मैंने क्या करा, अब यहाँ पे कॉलम के नाम स्पेसिफाई कर देती हूँ। सपोज हम कौन कौन से कॉलम की वैल्यूज इंसर्ट कर रहे हैं भाई साहब, यहाँ पर हम इंसर्ट कर रहे हैं मैम टीचर आईडी, तो मैंने यहाँ पे लिखा टी आईडी की वैल्यू आप इंसर्ट कर रहे हो और साथ में आप इंसर्ट कर रहे हो एफ नेम, है ना, फर्स्ट नेम हम एंटर कर रहे हैं तो हमने यहाँ पर एफ नेम लिख दिया और उसी के साथ हम एंटर कर रहे हैं यहाँ पे जेंडर एंड देन डिपार्टमेंट आईडी, ओके जी। जेंडर के बाद हम एंटर कर रहे हैं डिपार्टमेंट आईडी, तो DEPTNO, डिपार्टमेंट नंबर। अब हमने क्या कर दिया, यहाँ पे कॉलम भी स्पेसिफाई कर दिए मैम, डन। नाउ प्रेस एंटर, देखो क्या हो गया, क्वेरी ओके, 1 रो अफेक्टेड। तो अब आपको कहानी समझ में आई कि इंसर्ट में अगर आपने टेबल के आगे कॉलम के नाम स्पेसिफाई नहीं किए तो उसी सीक्वेंस में आपको सारी वैल्यूज लिखनी होगी जैसे आप एंटर करते हो, जैसे आपके टेबल में दिए हुए हैं। और यदि आप चाहते हो कि किसी सिलेक्टेड कॉलम की आपको वैल्यू इंसर्ट करनी है तो आपको टेबल के आगे उन सिलेक्टेड कॉलम्स के नाम भी लिखने होंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखे कॉलम्स के नाम, देन मैंने वैल्यूज एंटर किया, ठीक है। अभी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम सर्च कर लेते हैं हम, लाइक टीचर टेबल हमने सर्च कर लिया, एंटर प्रेस किया तो श्रुति और शनाया नाम से 2 एंट्रीज आ गई। अब जो वैल्यूज हमने एंटर नहीं की थी वहां पे देखो नल वैल्यूज असाइन हो गई। और एक और चीज जो आपको समझनी थी कि डिफॉल्ट हमने वैल्यूज 4 लाख सेट किया हुआ था, तो 4 लाख सैलरी आपको यहाँ विजिबल हो रही है क्योंकि ये सैलरी तो हमने यहाँ दी नहीं मैम, सैलरी तो नहीं दी, फिर सैलरी हमने डिफॉल्ट सेट किया था, डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट लगाया था। मेरी बात समझ में आ गई। तो ये तीनों एग्जांपल आपको यहाँ पे क्लियर हो रहे होंगे। अभी इंसर्ट में अगर आपको सिलेक्टेड कॉलम की वैल्यू इंसर्ट करनी है तो टेबल के आगे कॉलम लिखना जरूरी है। अगर टेबल के आगे कॉलम नहीं लिखते हो तो फिर आपको पूरी सिक्वेंस में वैल्यूज लिखना जरूरी है, अदरवाइज एरर विल कम। दूसरी चीज, अगर डिफॉल्ट वैल्यू दी हुई है तो वो आ जाएगी, अदरवाइज जो आपने कॉलम की वैल्यू नहीं दी उन प्लेस पर नल वैल्यूज असाइन हो जाएगी। अब चलाना है हमें क्या मैम, अब चलाना है हमें लाइक, है ना, लाइक का यूज करना है। तो हम यहाँ पे क्वेरी लिखते हैं सिलेक्ट, अब जो आपको सिलेक्ट करना है ना वो सिलेक्ट करना है, ठीक है जी। हमने सिलेक्ट करना है क्या मैम, फर्स्ट नेम ही सिलेक्ट करना है। तो हमने यहाँ पे लिखा एफ नेम, ठीक है, फ्रॉम टेबल नेम, विच टेबल, टीचर टेबल, वेयर, जहां पर क्या होगा, वेयर
अब आपको यहाँ लगाना है लाइक के आगे डबल इन्वर्टेड के अंदर, क्योंकि हम नाम देंगे जहाँ पे नाम एस से स्टार्ट होंगे, एस से स्टार्ट होंगे और एस के आगे लगा दिया मैंने क्या, परसेंटेज। जहाँ पे नाम एस से स्टार्ट होंगे और एस के आगे लगा दिया परसेंटेज, सेमीकोलन, देन एंड। व्हाट विल बी द एरर? द एरर इज यू हैव एन एरर इन योर स्किल सिंटैक्स। ठीक है, अच्छा लाइक की स्पेलिंग गलत लिखी है क्या, लाइक एट लाइन 1? नहीं, चलो जरा एक बार क्वेरी देख ले, एक बार क्वेरी देख ले क्या एरर हो सकती है। हमने तो सही क्वेरी लिखी, लाइक लाइक फर्स्ट नेम, ओके वेयर फर्स्ट नेम, ये लिखना जरूरी है कि लाइक आप अप्लाई किस पे कर रहे हो, वो कॉलम का नाम हमने मिस कर दिया। मेरी बात समझ में आ गई? क्या मिस किया, ध्यान से देखो, सिलेक्ट एफ नेम फ्रॉम टीचर वेयर, अरे कहां पर ये लाइक अप्लाई कर रहे हो, वो कॉलम का नाम तो लिखना पड़ेगा ना, वेयर में आपको कॉलम का नाम तो बताना पड़ता है। सो वी हैव टू मिस हियर द कॉलम नेम, तो कॉलम नेम लिख देना भाई साहब। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे अब कॉलम का नाम, वेयर के बाद आपको लिखना है यहाँ पे कॉलम का नाम जिसपे आप अप्लाई करने वाले हो, जिसपे हम अप्लाई करने वाले लाइक प्रेडिकेट। ठीक है जी, तो आगे आंसर एफ नेम शनाया एंड श्रुति, वाई? बिकॉज हमने लाइक के साथ में सर्च किया एस परसेंटेज। परसेंटेज सर्चेस दी मल्टीपल कैरेक्टर, शनाया में 1 2 3 4 5 कैरेक्टर थे, यहाँ भी 5 कैरेक्टर, 10 भी होंगे तो 10 भी सर्च करके देगा वो। ठीक है, सिमरन लिखोगे, शनाया लिखोगे, श्रुति लिखोगे, शुभांगी, जो भी एस से स्टार्ट होने वाले नाम होंगे सबके नाम आपको विजिबल कर देगा, क्योंकि लाइक के आगे हमने ये प्रेडिकेट अप्लाई कर लिया है। तो वेयर के आगे वो कॉलम जरूर स्पेसिफाई करना। अब यदि हम बात करें सिंगल सर्चिंग की, सिंगल कैरेक्टर की, तो इट कैन सर्च सिंगल कैरेक्टर ऑल्सो, है ना, उसके लिए आप अंडरस्कोर यूज करते हो, जैसे यहाँ अंडरस्कोर दिख रहे हैं, अंडरस्कोर परसेंटेज लगाओगे तो ये पहला कैरेक्टर सर्च करेगा और उसके बाद में मल्टीपल कैरेक्टर को सर्च कर देगा। ठीक है, अगर आपने सिर्फ एस लगा के अंडरस्कोर लिखा तो एस के बाद 2 ही कैरेक्टर वाली वैल्यूज को ये सर्च करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एस के बाद आपने अंडरस्कोर लगाया है तो 1 2 3 4 5 6 नाम वाले 1 2 3 4 5 6 और बीच बाद में परसेंटेज है, तो सारे उसने जो है नाम शो कर दिए यहाँ पे फिलहाल आपको। ठीक है, फर्स्ट नेम, ऑलमोस्ट फर्स्ट नेम सारे आपको यहाँ विजिबल कर दिए, क्योंकि अंडरस्कोर हमने कितने लगाए, 6 से स्टार्ट होने के बाद में कितने भी कैरेक्टर्स आ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप अंडरस्कोर को भी यूज कर सकते हो। नाउ सपोज इट इज रिक्वायर्ड टू सॉर्ट द रिजल्ट। अब ऐसा भी पॉसिबल है कि टेबल में मान लो 50 रिकॉर्ड्स हैं और वो सभी जम्बल्ड है, कुछ भी सही से अरेंज नहीं है। सपोज 10 टीचर्स को आपने आज एंटर किया, 10 कुछ टीचर्स और आए, तो पुराने नए सारे टीचर्स मिला के जो रिकॉर्ड्स हैं वो सभी टीचर आईडी अनमैच्ड है। आप चाहते हो कि एक सीक्वेंस में अरेंज हो जाए, आप चाहते हो टीचर्स के नाम A to Z ऑर्डर में अरेंज हो जाए, टीचर आईडी पूरे 1 to 10 एक असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाए, तो यहाँ पे सॉर्टिंग भी प्रॉपर आप कर सकते हो। अब सॉर्टिंग 2 तरीके से होती है, असेंडिंग और डिसेंडिंग। अगर असेंडिंग सॉर्ट करनी है तो ये तो डिफॉल्ट सॉर्ट होती है, डिसेंडिंग सॉर्ट करनी है तो आपको DESC नाम का एक कीवर्ड लगाना होता है। ASC से डिफॉल्ट असेंडिंग सॉर्ट हो जाती है, DESC से जो होता है डिसेंडिंग सॉर्ट होती है। ठीक है, इसके लिए आपको करना क्या है, जिस क्लॉज को हम यूज करेंगे वो होगा क्लॉज ऑर्डर बाय। कौन सा क्लॉज यूज करोगे, ऑर्डर बाय। जैसे वेयर यूज करा, डिस्टिंक्ट यूज करा, लाइक यूज करा, वैसे ऑर्डर बाय। तो सिलेक्ट कॉलम के नेम जिसको आपको सिलेक्ट करना है फ्रॉम टेबल नेम, ऑर्डर बाय के आगे वो कॉलम लिख देना जिसमें सर्चिंग करनी है, जिसमें सॉर्टिंग करनी है। ठीक है, तो सॉर्टिंग फर्स्ट नेम की करनी है, नेम हमें A to Z ऑर्डर में सॉर्ट करने हैं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम दोनों, तो 2 भी कॉलम में सॉर्टिंग करवा सकते हो, एक इंडिविजुअल कॉलम में भी सॉर्टिंग करवा सकते हो। सो दिस क्वेरी विल वर्क विद द हेल्प ऑफ ऑर्डर बाय, यू कैन सॉर्ट द एलिमेंट्स। देखो यहाँ पे हम नाम को सॉर्ट कर पा रहे हैं, आप देख पा रहे हो सारे नाम सॉर्ट हो चुके हैं, ये A to Z ऑर्डर में जा रहे हैं, ये बाकायदा इस तरीके से आपको सॉर्टेड होके दिख रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि नाम बदल जाएंगे, है ना, जो सॉर्टेड ऑर्डर है उसके साथ में ही आपको शो होंगे। मेरी बात समझ में आ गई अच्छे से? चलो सॉर्टिंग अप्लाई करके देख ले एक बार तो क्लियर हो जाएगा, है ना जी। आ जाते हैं यहाँ पर और लिखते हैं हम टेबल का नाम सिलेक्ट स्टार। अब मैं डिपार्टमेंट नेम को सॉर्ट करके बताती हूँ आपको। ठीक है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, क्या लिखना है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, बेटा स्पेलिंग सही लिखना, मिस मत करना। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट, पूरे सारे रिकॉर्ड हमको विजिबल करवाना है तो स्टार लगा दिया। अब आगे लिखेंगे हम यहाँ पे ऑर्डर बाय, किस कॉलम को सॉर्ट करना है, हमें सॉर्ट करना है यहाँ पे ऑर्डर बाय, है ना, ORDER, ऑर्डर बाय। किस कॉलम को सॉर्ट करना है, हमें सॉर्ट करना है डिपार्टमेंट नेम को, DEPTNAME, सेमीकोलन, एंटर प्रेस करते हैं। क्या गड़बड़ हुई, बाय के बाद स्पेस नहीं आया, ओके 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 ओके, कीबोर्ड में कुछ इशू है, स्पेस क्यों नहीं प्रेस हुआ, नो इश्यूज, ये स्पेस प्रेस किया देन एंटर, ओके। देखो अकाउंट्स, केमिस्ट्री, CS, फिजिक्स, ये A to Z ऑर्डर में अरेंज हो गए और उसी के साथ देखो डिपार्टमेंट आईडी भी उसी के साथ में अरेंज हुआ है, ऐसा नहीं कि डिपार्टमेंट आईडी बदल गया,
है ना, उसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है। चेंजेस पूरे रिकॉर्ड में होंगे, किसी भी एक कॉलम को सॉर्ट करोगे तो वो ऐसा नहीं कि रिकॉर्ड बदल जाएंगे, पूरे सारे रिकॉर्ड्स उसके साथ में अरेंज होंगे। तो डिपार्टमेंट आईडी हो गया। इसी तरीके से डिपार्टमेंट नंबर अरेंज करना चाहते हो तो वो भी पॉसिबल है। अभी डिपार्टमेंट नंबर आप देखो 4123 दिख रहा है, इसको हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सेम क्वेरी आई वर्क, है ना, सेम क्वेरी यहाँ पे काम करेगी। अब ऑर्डर बाय डिपार्टमेंट नेम की जगह हम क्या कर देंगे, डिपार्टमेंट नेम की जगह कर देंगे हम डिपार्टमेंट आईडी। अगर मैं सिर्फ डिपार्टमेंट आईडी लिखती हूँ तो वो असेंडिंग सॉर्ट करके देगा 1 2 3 4। डिसेंडिंग सॉर्ट करना है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिपार्टमेंट आईडी के आगे DESC। ध्यान से देखो मैंने क्या लिखा, सिर्फ DESC, ठीक है, DESC। जैसे ही DESC लिखा तो ये डिसेंडिंग सॉर्ट हो गई। दोनों समझ में आया, तीनों समझो। देखो डिपार्टमेंट नेम के अकॉर्डिंग सॉर्टिंग किया, सिलेक्ट स्टार फॉर्म चलाया था, यहाँ डिपार्टमेंट आईडी असेंडिंग सॉर्ट डिफॉल्ट हो रही है, 1 2 3 4 दिख रहा है। ये डिपार्टमेंट आईडी के आगे DESC लगाया तो ये डिसेंडिंग सॉर्ट हो रही है 4 3 2 1। दो कॉलम को भी सॉर्ट कर सकते हो, डिपार्टमेंट आईडी कॉमा लगा के डिपार्टमेंट नेम लिख दोगे तो दोनों कॉलम के साथ में भी सॉर्टिंग हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हो रहा है। अब एक एक क्वेरीज को यदि यहाँ रन करके बताने लगी तो बहुत टाइम हो जाएगा बेटा। ओके जी, देखो ये डिपार्टमेंट नेम को आप DESC मतलब डिसेंडिंग सॉर्ट भी करवा सकते हो। तो फिजिक्स मैथ्स करके बायोलॉजी तक आ गया। तो होपफुली आपको आज का धमाकेदार सेशन बहुत अच्छे से समझ में आया है और अब कोई भी डाउट आपको नहीं बचा है। कोई भी क्वेश्चन आता है अगर एग्जाम में SQL क्वेरी का तो आराम से अटेम्प्ट करके आओगे। बस ध्यान रखना कि SQL के 3 टाइप्स है, DDL जिसमें हमने यूज किया हुआ है क्रिएट, ऑल्टर और ड्रॉप, DML जिसमें आप इंसर्ट, अपडेट, डिलीट का यूज करते हो, एंड समटाइम्स इसमें DML में सिलेक्ट को भी यूज किया जाता है। लेकिन आपकी बुक में DQL दैट इज डेटाबेस क्वेरी लैंग्वेज में सिलेक्ट स्टेटमेंट को डिफाइन किया गया है। तो यस, वहां पर भी आप सिलेक्ट को यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और सिलेक्ट बेसिकली टेबल में से वैल्यूज को एक्सेस करने के लिए, वैल्यूज को बदलने के लिए, इंसर्ट करने के लिए यूज होते हैं। और DDL जितने स्टेटमेंट्स है वो टेबल का स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए यूज होते हैं, क्योंकि इसमें ही सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। और कैसे यूज होते हैं वो तो हमने समझ लिया है। ठीक है, तो मिलेंगे अगले धमाकेदार सेशन में। टिल देन स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।